जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं शेखर एक जीवनी। यहाँ पे देखिए, शशि ने आखिरकार निर्णय ले ही लिया कि उसे अब अभिमान के साथ जीवन में किसी के जाना ही है, बदलना है। और इस चीज़ को पत्र के माध्यम से शेखर पढ़ लिया और वो सोचता है कि क्या शशि ठीक कहती है, क्या वह बेठीक ही कहती है। पर सच वह अवश्य कहती है कि दुख किसी का अवश्य है। प्रश्न यही है कि कौन बढ़कर उसे अपने कंधों पर ले, कौन उसे झेलने में इतना विशाल अभिमान जुटा सके कि वह आसानी से झेल जाए। जो अपने ही लिखी हुई 2-4 पंक्तियां याद आई, जो उस तक केवल एक सौ थी, किंतु उस समय प्राणोन्मुख से दीप्त हो उठी। मैं एकांत में जला किया हूँ और जलना अपना ही समन लाया हूँ, और भी अनबुझ जलने के रूप में। क्या यही प्रतिनिधि की यंत्रणा का वह सिद्धांत है जो उसने कहीं पुस्तक में पढ़ा था और आग्रह मानकर छोड़ दिया था कि हमारी यातना किसी दूसरे के पाप का प्रायश्चित हो सकती है? क्या प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे का ईसा मसीह है, किसी दूसरे का क्रूस ढोने वाला है? क्या यही है यातना की इस कुंभ पाक में आलोक की प्रथम और अंतिम किरण? व्यथा से शेखर का एक ऐसी मतलब कि दशा हुई कि वो रोमांचित हो उठा। दूसरा पत्र जो है आने में उतना समय नहीं लगा, पर जितना समय लगा था उतना क्या कम था। शशि ने लिखा था, आज मेरी उस अवस्था का अंतिम दिन है जिसमें अपने आत्मियों से अलग एक संबंधी मेरा था, मेरे बहिनापे में घिरे हुए तुम। कल से मेरा पहला परिचय होगा अमुक की स्त्री, और सब संबंध उसके बाद आएंगे। न जाने यह पत्र तुम्हें कब मिलेगा, पर जब भी मिले तुम उस शशि को आशीर्वाद देना जो आज तक तुम्हारी बहन थी, और उसके अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं। किंतु कल वैसा नहीं रहेगा, और जो आज इस पत्र से अंतिम बार तुम्हें प्रणाम करती हूँ। शशि ने शेखर के अभ्यंतर को कोमलतम मर्म छू लिया तथा दर्द इतना था कि शेखर आह भी नहीं कर सकता था। अंतिम बार प्रणाम, मेरे बहनापे में गिरे हुए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह सच था, उफ कितना सच, कि शशि ने ही कुछ को खींचकर सगेपन का गौरव दिया था। ऐसे दिया था जैसे कभी किसी ने दिया ही नहीं था। उसकी अपनी 2 सहोदरा बहनों ने नहीं। शशि ने उसके जीवन को अर्थ और उद्देश्य दिया, एक ऐसी निधि दी जो उसके गौरव के लिए जीना और लड़ना मरना स्वयं पुरुष का गौरव है। तब क्या ये भी सच है कि आज उस निधि के रक्षत्व का अंतिम क्षण है? आज क्यों? आज तो शशि को नए संरक्षण में गए हुए भी 2 दिन हो गए। क्या जो आरंभ ही नहीं हुआ था वह आज समाप्त होने जा रहा है? वेदना, कोई उसके भीतर कहता है, वह नहीं था सहोदरा, नहीं थी बहन। जो हुआ वह होना ही था। उसे दुख का अधिकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। अधिकार होता तो दुख क्यों? दुख उसको मेरी स्नेह की भेंट है, जैसे बहिनापा उसका मुझे स्नेह का दान था। नहीं है वह सहोदरा, वह सहजन्मा एक खंडित आत्मा 2 क्षेत्रों में अंकुरित हुई। तभी तो शेखर अपने को देखता है और नहीं समझ पाता कि कहाँ वह अपंग हो गया। यद्यपि एक गहरी टीस उसमें उठती है और एक मूर्छना भी उसके बचे हुए गात पर छा जाती है, किंतु कर्तव्य अभी बाकी है। यंत्रवत शेखर ने कागज और कलम उठाया, एक छोटा सा आशीर्वाद का पत्र लिखकर लिफाफे में बंद किया, पता लिखा और वार्डर को बुलाकर दफ्तर में भिजवा दिया। दूसरा मार्ग नहीं था और किसी तरह पत्र भेजने में बड़ी देर लग सकती थी। तब एकाएक छत विछत और शून्य और निष्प्राण शेखर चक्की पर सिर टेक कर खड़ा हो गया। उसकी निबिड़ वेदना में ज्वाला की तरह उसके अंतरंग को फोड़ता हुआ कुछ फूट निकला। जल ऊर्ध्वगे जलयज्ञ ज्वाले जो उत्तप्त उज्ज्वल और सुवासित जल, क्षारहीन और निधुम अक्षय, या मुझ आभागी को तू आशीर्वाद दे। तब आंसू आए और घने और झरझर। फिर एक बार कोहसा, यानी जो कुहासा था, वो शेखर के प्राणों पर छा गया। पर अब की बार उसमें जैसे विरोधाभाव नहीं, अपने रोने पर क्षोभ भी नहीं, परास्त भी नहीं, है ना। मानो वह अस्तित्व के किसी निचले स्तर पर उतर आया। जीवन शिथिल हो गया और शिथिल स्वाभाविक धर्म मालूम पड़ने लगा। शेखर ने साहब से अनुमति मांगी कि उसे पहले सिर के एक कोठरी में रखा जाए। पहले सिरे के साहब ने विस्मित होकर कारण पूछा, और ये जानने पर कि शेखर एकांत चाहता है, मुस्कुराकर अनुमति दे दी। तुम स्वयं अपनी आज़ादी कम करना चाहते हो, यानी उनसे कहता है जो साहब कि तुम स्वयं अपनी आज़ादी कम करना चाहते हो, तुम जानो। वहाँ पर तुम्हें वहीं के नियम मानने पड़ेंगे, बंद भी रहना पड़ेगा। हाँ, अगर फांसी वाले अधिक हो गए तो वहाँ से हटना पड़ेगा। शेखर ने मौन स्वीकृति दे दी। फांसी की कोठरी साफ सुथरी थी, पक्का फर्श था, चक्की कोई नहीं थी। पतरे के लिए फाटक के पास कोने में अलग जगह बनी हुई थी जहाँ से पानी बाहर को बह जाता था, अतः कोठरी में बदबू नहीं थी। शेखर दिन में बंद रहता, सुबह शाम टहलने बाहर निकलता और तलाशी के बाद बंद हो जाता। ये नियम उसे पसंद नहीं थे, पर वह मानो अपनी देह से हटकर कहीं रहता था। ये उसे छूते ही नहीं थे। दिन भर वह अर्धसुप्त सी अवस्था में जैसे अफीम ना मिलने पर रहता। केवल सायं प्रातः जैसे उसकी तंद्रा टूटती, वह जानता है कि वो जीवित है। उस अकाल से लेकर टहलाई के द्वार खुलने तक और शाम की टहलाई के बाद बंद होने से लेकर दिनों वसान तक यूं 2 मुहूर्त में दिन भर वो मुरझाए रहने वाला प्राण उसके भीतर एकाएक प्रदीप्त हो उठता।
सिर फाटक की ओर कर लेता और आकाश की ओर देखकर मन ही मन फेरा करता। कभी वर्षा हो रही है, बूंदों का असर उसके विचारों पर ताल देता। फूटते आलोक की पहली किरणों के साथ, मिटते आलोक के अंतिम दीप्ति के साथ तीर सा एक प्रश्न शेखर के हृदय को भेद जाता। क्या आत्माहुति देकर वह सुखी है? उसका पत्र फिर नहीं आया था। जानकारी के लिए शेखर के पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी समझ के कि कितना क्षुद्र समझ और अपनी संवेदना के कितनी असमर्थ संवेदना। क्यों नहीं लिखा उसने? क्या दुख में है इसलिए या सुखी है इसलिए? कभी व्याकुलता इतनी उग्र हो उठती कि वह दांत भींच कर रह जाता था और जो उसके मन में प्रश्न आते उसको निगल भी जाता था। किंतु दिन में इतनी शक्ति का संजय कभी नहीं होता। वह केवल एक छीड़ सी चिंता में सोचा करता। कौन कह सकता है? कोई नहीं जानता। जानने वाले, कहने वाले, निश्चय करने वाले एकमात्र शशि। यह प्रश्न उसका है। बाबा मदन सिंह ने भी तो कहा था, हर एक को अपना रास्ता खुद खोजना होता है। कभी उसे उसमें संदेह भी हुआ था, क्या सचमुच यह व्यक्तिगत प्रश्न है? क्या सामाजिक उत्तरदायित्व तो इसमें शामिल नहीं है? व्यक्ति अपने को रखे या बलि दे, अच्छे काम में बलि दे या बुरे में? क्या इसका एकमात्र निर्णायक वह व्यक्ति स्वयं होता है और समाज को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है? उसका मन भटकने लगता है। ये तो वही पुरानी हिंसा और अहिंसा का प्रश्न फिर से जाग उठा है। चाहे यह प्रश्न का उत्तर पाने की उत्कृष्ट इच्छा रही हो, चाहे केवल घूमने फिरने की, शेखर बाबा मदन सिंह से मिलने गया और न जाने क्यों उसकी पुरानी जिज्ञासाएं फिर उबल पड़ी। शशि का प्रश्न भी बीच में उलझ गया और शेखर हिंसा और सामाजिक दायित्व के पचड़े में फिर ले बैठा। बाबा बोले, देखिए आजकल न जाने मन क्यों बहुत दुखी रहता है। शायद मैं कोई नया सूत्र पाने वाला हूँ, शायद केवल बुढ़ापा ही तो है, इसलिए आपके सवालों का जवाब सूत्रों में ही, पुराने सूत्रों में दूंगा। प्रश्न अवश्य सामाजिक है। मुझे दिखता है कि हमारा भारतीय जीवन और दर्शन अंतर्मुखी और व्यक्तिवादी है। जैसे हम मुक्ति का साधन यही मानते हैं कि जहाँ तक हो सके अपने को समाज से अलग खींच ले और आत्मनम बीते। इस व्यक्तिवाद का परिणाम है कि हम पाप पुण्य भी व्यक्तिगत ही समझते हैं। तभी तो हमारे धर्मात्मा लोग सांपों को दूध पिलाना भी पुण्य ही समझते हैं। सामाजिक दृष्टि ये हिंसा है। दूसरी ओर पश्चिम का जीवन दर्शन हमारे बिल्कुल ही विपरीत है। वहाँ बहिर्मुखी समाज है, उनका मानदंड अलग है। उनकी समझ में हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक कलाबाजी और कायरता है। हम उन्हें निकृष्ट पदार्थवादी कह सकते हैं, वह हमें थोथे आध्यात्मवादी कह सकते हैं। फिर इस गाली गलौज से भी अपने आदर्शों में सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम नीचे हैं। कुछ देर चुप रहकर बाबा मुस्कुराए। भेड़ों की तरह झुंड बांध कर रहेंगे तो भेड़ चाल चलनी ही पड़ेगी ना। भेड़ चाल का सभ्य नाम संस्कृति है। शेखर कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। चेहरे पर एक साथ पड़ी दो बूंदों ने उसे चौंका दिया। उसने ऊपर देखा। आकाश में सावन के घने बादल थे और पश्चिमी क्षेत्र पर एक मटमैला धब्बा क्रमशः फैलता हुआ बढ़ रहा था। उसके भीतर से मानो किसी तरह का प्रकाश फूट रहा हो। अंधड़ आ रहा है। अच्छा ही है, मुझे आजकल इसकी जरूरत थी। बाबा की आंखों पर भी एक बादल छा गया। वह कहानी का पठान बाहर चला गया था। जब जेल की अवधि नहीं गिनता था, पर मेरे लिए तो कुछ ना होना ही अस्थायी हो गया। 21 वर्ष मुझ पर बोझ हो गए हैं, इसलिए आंधी तूफान से कुछ सहारा मिलता है। शेखर ने विस्मय से उनकी ओर देखा। उस क्षण में बाबू उसे पहली बार बूढ़े लगे। उनकी आंखें बूढ़ी हो गई थी और धवल जटा और धवल दाढ़ी से भी कितनी अधिक बूढ़ी। मानो सांपग्रस्त प्रथम मानो का सांप उनमें चमक गया हो। अपने दुख के सहारे ही तू जिएगा। वह सहमा हुआ सा धीरे धीरे लौट पड़ा। कोठी को लड़ते हुए शेखर के भीतर सहसा ग्लानि उमड़ आई। कितनी घोर लज्जा की बात है कि वह इस समय कोरी बौद्धिक उलझनों में पड़ा है, जबकि शशि पर न जाने क्या बीत रही होगी। मानसिक क्लेश, सारी की यातना। वह चलते चलते ठिठक गया। कौन जाने क्या अवस्था होगी इस समय शशि की, क्या अवस्था होगी, किस बात को डर रहा है वह नामहीन कैसा डर जो उसके भीतर है। मानुष के प्रश्न के उत्तर में वायु का एक झोंका जेल के असंख्य सीखचों, लौहद्वारों और वातायनों में से कराहता हुआ निकल गया। वह कराह फिर ऊंची उठी और फिर धीमी पड़ गई, फिर उठी, फिर अपार्थिव पीड़ित प्राणी की खींच बनकर वो व्याकुल सांस लेकर वहीं पे पड़ा रहा। फिर चला, किंतु सोचने से कैसे रुका जाए, सोचने में नहीं प्रश्न पूछने से कैसे रुका जाए। और प्रश्नों का अंत कहाँ। जिज्ञासा के घूट नहीं होते। वह भीम प्रवाहिनी कुलहीना नदी है, स्वयं जीवन की तरह दुर्निवार। मदन सिंह ने कहा था पीड़ा तपस्या है, किंतु असली तपस्या तो जिज्ञासा है ना, क्योंकि वही सबसे बड़ी पीड़ा है। वो कोठरी में पहुंच गया। संतरी पहले ही वहां मौजूद था। शेखर के भीतर जाते ही उसने ताला जो है बंद कर दिया। जिज्ञासा या मर्मांतक पीड़ा। पर मैं जानना चाहता हूँ शशि की अवस्था, जानना चाहता हूँ क्या वो सुखी है। जहाँ वह अपने वश नहीं, यानी जहाँ पर उसका अपना वश नहीं, वहाँ दुख करना ही मोह है। कहाँ पढ़ा था उसने यह, और यह कि मदन सिंह के शब्दों में सूत्र दुख की चोट से पाया हुआ। वेदना के बिना ज्ञान नहीं है, तभी तो ज्ञान अपौरुषेय है। पुरुष की बुद्धि में वह नहीं पाया जाता, वेदना में, तपस्या में वह उदित होता है। वह मंथन में मिलने वाला अमृत नहीं, वह अवतीर्ण होने वाला कोई अप्रमेय नहीं है। एक चौधियाने वाली प्रकाश ने घिरती रात के अंधेरे को फाड़ डाला। भीषण गड़गड़ाहट ने जेल के लोहे और पत्थर को कपा दिया। आकाश का बोझिला पर्दा मानो उसकी आंखें भी
सामने आ गया। शेखर के पैरों में कुछ आकर लगा तो उसने देखा एक बड़ा सा ओला। वो जंगल के पास जाकर खड़ा हो गया। सींच से कांपता हुआ बादल के गंभीर घोष और बिजली की तड़पन को देखा। कितना अच्छा था ये सामने की मार खाना, कितना अच्छा था इस तरह पिटते हुए खड़े रहना। किंतु उसे निस्तार कहाँ, प्राकृतिक तत्वों की इस उथल पुथल में भी आत्मा कहाँ चुप है। जेल में दूसरे भी तो हैं, वे भी क्या कर रहे होंगे इस समय। उसे याद आया एक दिन उसने देखा था जेठ की दोपहरी में एक कैदी वर्षा में भीगे और ठुठरे हुए बंदर की तरह कोठरी के जंगले के नीचे उकड़ू बैठा था और बिल्लौर के मनके से उसकी आंखें उत्तम सफेद आकाश पर टिकी थी। क्या वह जीवन था? उस समय उसका जीवन मानो अस्थगित था। प्राणी तो भी था मानो, लेकिन अस्थगित था। उस समय उसके भीतर से वह कई और वर्ष का जड़त्व झांक रहा था जो विकास द्वारा जीवोत्थों से उसकी मिट्टी का रावगा बाबा मदन सिंह की कहानी का पठान ठीक ही कहता था। जेल में आदमी जीता नहीं, वृद्धि नहीं पाता, पर वृद्ध अवश्य हो जाता है। गात सूख जाते हैं और बाल भी पक जाते हैं। और असली जीवन के उस भीषण अंतराल में क्षुद्र बुद्धि ही एकमात्र संबल है, जिज्ञासा ही एकमात्र संबल है, वही स्थापन प्राण है। शेखर एक बार कांपा और फिर लिखने बैठ गया। हाँ, ईश्वर ने सृष्टि की। सब वो निराकार शून्य था और अनंत आकाश में अंधकार छाया हुआ था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। तब उसने वनस्पति, पौधे, झाड़, फूल, लता सब कुछ बनाए। उसने पशु पक्षी भी बनाए और जान पड़ा कि ये उसकी ही रचना है। लेकिन उसे शांति नहीं हुई। तब उसने जीवन में वैचित्र लाने के लिए दिन और रात, आंधी पानी, ये सब भी बना दिए, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। तब उसने ज्ञान का नेत्र खोलकर सुदूर भविष्य में देखा, अंधकार में पृथ्वी और सौर लोक छाया में भी देखा। ईश्वर ने जान लिया कि भविष्य का प्राणी यही मानव है। तब उसने पृथ्वी पर से धुंध को चीरकर एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे अपने हृदय के पास ले जाकर उसे अपनी विराट आत्मा की एक सांस फूंक दी। मानव की सृष्टि हो गई। ईश्वर ने कहा, आओ मेरी रचना के महाप्राण नायक, सृष्टि के अवतंस। लेकिन कृतित्व का सुख ईश्वर को तब भी नहीं प्राप्त होता। उसमें कलाकार अतृप्त ही रहता है। क्योंकि पृथ्वी खड़ी रही, तारे खड़े रहे, सूर्य प्रकाशवान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी किरणें बाहर फूट निकलने से रह गई। उस विराट सुंदर विश्व में गति नहीं आई। दूर पड़ा हुआ आदिम सांप हंसता रहा। वह जानता था कि क्यों सृष्टि नहीं चलती। वह इस ज्ञान को खूब समझता। एक बार ईश्वर ने ज्ञान का नेत्र खोला और फिर मानव के 2 बूंद आंसू लेकर स्त्री की रचना कर दी। मानव ने चुपचाप उसके देन को स्वीकार कर लिया। संतुष्ट वह पहले ही था, अब संतोष द्विगुणित हो गया। उस शांत जीवन में अब भी कोई आपूर्ति न आई और सृष्टि अब भी न चली और वह चिरंतन सांप ज्ञान को अपनी कुंजलक में लपेटे बैठा हंसता रहा। सांप ने कहा, मूर्ख, अपने जीवन से संतुष्ट मत हो। अभी बहुत कुछ है जो तूने नहीं पाया, देखा नहीं, नहीं न जाना है। इसी के कारण तुम ईश्वर के समकक्ष चिरंतन हो। लेकिन मानव ने एक बार अनमना सा उसकी ओर देखा और फिर स्त्री के केसों से अपना मुंह ढक लिया। बहुत देर तक ऐसे ही रहा। प्रकाश होता और मिट जाता। पुरुष और स्त्री प्रकाश में मुग्ध दृष्टि से एक दूसरे को देखते रहते और ईश्वर अदृष्ट रहता। तब एक दिन जब प्रकाश हुआ तो स्त्री ने आंखें नीची कर ली और पुरुष की ओर नहीं देखा। पुरुष ने आंखें मिलाने की कोशिश की तो पाया कि स्त्री केवल उसी की ओर ना देख रही हो, वह किसी और की ओर भी देख रही हो। उसकी दृष्टि मानो अंतर्मुखी हो गई, अपने भीतर ही कुछ देख रही हो और उसी दर्शन में एक अनिर्वचनीय तन्मयता पा रही हो। तब अंधकार हुआ। तब भी स्त्री उसी उद्दत भाव से लेट गई, पुरुष को ना देखती हुई, बल्कि उसकी ओर से विमुख हो। पुरुष उठ बैठा, नेत्र मूंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसके पास शब्द नहीं थे, भाव नहीं थे, दीक्षा नहीं थी, लेकिन शब्दों से, भावों से, प्रणाली के ज्ञान से परे जो प्रार्थना है, जो संबंध है, उसके सूत्र है। लेकिन विश्व फिर वैसा ही निश्चल पड़ा। स्त्री रोने लगी। उसके भीतर कहीं दर्द की एक ऊख उठी। वह पुकार करने लगी, क्या होता है मुझे? मैं बिखर जाऊंगी, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी। पुरुष अपनी निस्सहायता में कुछ भी नहीं कर सका। उसकी प्रार्थना और भी आतुर हो गई। निशीथ के निवड़ अंधकार में स्त्री ने पुकार कहा, ओ मेरे ईश्वर, ओ मेरे पुरुष, यह देखो। पुरुष ने पास जाकर देखा। टटोला और क्षण भर स्तब्ध रह गया। उसकी आत्मा के भीतर विस्मय की, भय की एक पुलक उठी। उसने धीरे से स्त्री का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। फूटते हुए कोमल प्रकाश में उसने देखा कि उसी के एक बहुत स्निग्ध, बहुत प्यारे प्रतिरूप अपनी छाती से चिपटाए हुए थकी हुई सो रही है। दूसरी उल्लास से भरा आया कि उसके भीतर एक प्रश्न फूट निकला, ईश्वर, या क्या सृष्टि है जो तूने नहीं की? ईश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मानव ने सांप से पूछा, वो ज्ञान के रक्षक सांप, बताओ ये क्या है जिसने मुझे तुम्हारे और ईश्वर के समकक्ष बना दिया? एक स्रष्टा बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। उसके यह प्रश्न पूछते ही अनहोनी घटना घटी। पृथ्वी घूमने लगी और तारे दीप्त उठे और सब चमक आया। सांप ने कहा, मैं हार गया। ईश्वर ने ज्ञान मुझसे छीन लिया और उसकी गुंजलक धीरे धीरे खुल गई। ईश्वर ने कहा, मेरी सृष्टि सफल हुई, लेकिन विजय मानव की है। मैं ज्ञान में हूँ, पूर्ण हूँ, मैं कुछ खोजता नहीं। मानव में जिज्ञासा है, वही विश्व को चलाता है। लेकिन मानव में उलझन भी तो है। अस्तित्व की समस्या की पुकार पुकार कर कहता जाता है, मैं जानना चाहता हूँ, और जितनी बार वह प्रश्न दोहराता है उतनी बार सूर्य कुछ अधिक दीप्त हो उठता है। आज भी जब मानव यह प्रश्न पूछ बैठता है तब अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। शशि का एक और पत्र वह लिखती है
कि शायद उसका जीवन चल जाए, उसमें सुख नहीं तो दुख भी नहीं, किसी तरह की कोई गहरी अनुभूति नहीं है। केवल उनिंदे से रहने हो जाने वाले सिरदर्द की तरह एक हल्का सा बोझ हर समय उसके ऊपर रहता है। कभी सोचती हूँ कि जीवन ऐसे ही बीतेगा, गाजर मूली की तरह बढ़ना और उखाड़ लिए खाना बस। पर फिर ध्यान आता है कि कई ऐसे जीते हैं जो दर्जनों वर्ष निकल जाते हैं, और यहाँ ऐसे यंत्र तुल्य जीवन के सभी साधन है। किसी को मुझ में इतनी भी दिलचस्पी नहीं कि तिरस्कार भी करे। या वह जीवन नहीं जिसकी मैंने कल्पना की थी, पर शायद सबका उदाहरण देखकर मैं भी ऐसी ही बन जाऊं कि अपनी अवस्था का तिरस्कार न कर पाऊँ और शांत संतुष्ट निर्वेद होकर जी सकूं। दुख तो मुझे अभी भी कोई नहीं, और फिर एकाएक बदल कर तुम कब आओगे, कब जाएगा वह नहीं जानता। एकदम मालूम होता है कि कभी समाप्त नहीं होगा। गवाही प्राय समाप्त हो गई थी। वकील ने कहा था शेखर के विरुद्ध कुछ नहीं है। तब नए गवाह लाने की अनुमति मांगी गई थी और अदालत ने उन्हें पूर्व बुला दिया था। पर अब जाए न जाए कोई बात नहीं, विवश शशि का विवाह तो हो ही चुका है और अपना घर जैसे उसके मन से ही निकल गया, और शशि अब निराग्रह होकर जी रही है। जीवन से कुछ मांगती भी नहीं आता, दुख भी नहीं पाती है। वह भी उपराम है, शून्य है, जेल से बाहर और सब बराबर। भादो आश्विन कार्तिक प्रकाश होता और धुंधला पड़ जाता। जेल के 1400 आदमी गिनते हैं कि एक दिन और बीत गया। लोग मानते हैं कि अस्तित्व का छकड़ा एक मंजिल और पार कर गया। सभी समझते हैं कि वे जी रहे हैं। इसी प्रकार 3 महीने शेखर सुनता और देखता है, पर जीवन उसका भी स्थगित है। मोहसिन पर दरोगा का क्रोध होता है। हजामत बनाने के अपराध में उसे सजाएं मिलती है। कहा वहाँ पे कड़ा पहरा बिठाया जाता है, पर न जाने कैसे प्रति सोमवार परेड के समय उसकी दाढ़ी साफ और चिकनी होती है, और वह कहीं से निकाल कर उस की एक पुरानी पत्ती दरोगा के आगे पेश कर देता है। ऐसी खुली अवज्ञा असहनीय है। दरोगा सजाए बढ़ाते और बेड़ी के बाद डंडा बेड़ी और फिर कड़ी हथकड़ी और फिर रात में हथकड़ी। फिर एक दिन उसे बेत लगाने की आज्ञा हुई। वार्डर उसे पकड़कर शेखर की कोठरी के सामने से ले गया। मोसी ने उसे देखकर हंसकर कहा, देख मौलवी, मैं हज करने चला हूँ। 15 मिनट बाद वह उसी तरह करता हुआ चला आया, पर अब की बार बिल्कुल नंगा और कमर तक खून में लथपथ। शेखर को देखकर बोला, मौलवी मुझे तेरे पास ला रहे हैं, अब गाना सुना कराना, और बढ़कर घसीट कर आगे ले जाया गया। अस्तंभित शेखर को वार्डर ने बताया बेत कसूरी थे, अदालती नहीं, यानी जेल के अपराध के कारण जेल अधिकारियों द्वारा लगवाए गए थे, इसलिए तेल में भिगोकर रखे गए थे और जल्लाद के पूरे जोर से लगवाए गए थे। जब मोहसिन 30 बेत खा चुका और टिकटी से उतारा गया, तब दरोगा को देखकर बोला, बस अब मैं खलीफा हो गया हूँ, अब क्या है। इस पर छोटे अधिकारियों को मुस्कुराता देखकर दरोगा आपे से बाहर हो गया था और मोहसिन को एक और नया दंड मिला, टाट वर्दी का। बेत लगाने के लिए मोहसिन को नंगा तो किया ही गया था। जब उसके बाद पहनने के लिए उसे टाट बुरिए का एक जंगिया दिया गया, तब उसने उसे पहनने से मना कर दिया, इसलिए उसे नंगा ही कोठरी में भेजा गया। कोठरी भी बदलवा दी गई, पहरा और कड़ाई से हुआ। अब वह पूरब वाली फांसी की कोठरियों में रखा गया है, किंतु न जाने कैसे मोहसिन को परास्त नहीं किया जा सका। अगले परेड में उसकी थोड़ी फिर चिकनी थी और स्वाभिमान नंगा ही साहब के सामने खड़ा था। उसके बाद दरोगा ने अपना दैनिक अपमान देखना असंभव पाकर मोहसिन को परेड में पेश करना ही छोड़ दिया। फांसी की कोठरी से हटाकर एक और कोठरी में डाल दिया, जो जेल में कब्रिस्तान के नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें प्रायः भीषण छूत रोग के रोगी हो रखे जाते थे या लाइलाज बदमाश। जब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता था तब खाली पड़ी रहती थी। मोहसिन ने हजामत करना नहीं छोड़ा और टाट वर्दी भी नहीं पहनी। दरोगा शायद इस आशा में रहे कि सर्दी आने पर वह स्वयं हार मानेगा और टाट वर्दी पहन लेगा। पर कार्तिक भी आया, मोहसिन में कोई परिवर्तन नहीं, केवल उसकी दुबली देह में हड्डियां और निकल आई थी, सूखी त्वचा ही थी। एक दिन अपराजित मोहसिन को दफ्तर में बुलाया गया। वहां उसको अपने कपड़े पहनाए गए। 5 मिनट बाद उसे पुलिस की लारी में बिठाकर चलता कर दिया गया। मालूम हुआ कि उसकी रिहाई समीप आ गई थी, इसलिए उसे घर के जिले की जेल में भेज दिया गया और बाबा मदन सिंह भी अस्वस्थ रहने लगे। शेखर प्राय नित्य ही उनसे मिलने जाता और देखता है कि उस अत्यंत बूढ़े चेहरे में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, पर उसका वह अंश जो अभी तक युवा था वह तीव्र गति से वृद्धत्व का मार्ग तय कर रहा था। बाबा की आंखें 21-22 वर्ष के स्थगित जीवन का अंधकार मानो एकाएक ही चमकीली आंखों की ज्योति को छू लेना चाहती थी। इस बंदी ऋषि के लिए शेखर के मन में गहरे आदर का भाव हो गया था, और जब से उसने सुना था कि बाबा को संग्रहणी हो गया है, तब से गहरी चिंता हर समय उसे सताती थी। दिन भर वह चिंता रहता था कि सायं प्रातः नियम पूर्वक वह बाबा के पास जाता, यही उसकी दिनचर्या थी। इसी तरह भादो बीता, अश्विनी बीता और छिन्न भिन्न मर्मस्थल, और ऐसे ही उसके मर्म के ऊपर बहुत ही हल्का आच्छादन था। फांसी कोठरियों के जिस कातार में शेखर था उसमें कुल 4 कोठरियां थीं। उनके वासी प्राय बदलते रहते थे। एक कोठरी में शेखर था, बाकी 3 में उसके होते थे 11 आदमी आ चुके थे। 2-3 वहां आने के बाद भी छूट गए थे, बाकी को फांसी हो गई थी। अश्विनी में एक दिन संध्या समय एक नया आदमी लाया गया। शेखर ने कौतूहल से उसे देखा। 23-24 वर्ष का जाट युवक, सुंदर गठा हुआ शरीर, गोरा रंग, निर्भीक आंखें। जब वार्डन उसे शेखर के साथ वाली कोठरी में छोड़कर चले गए, तब शेखर ने पहले वाले संतरीश के बारे में पूछा कि यह हत्यारा है, इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
उनका नाम राम जी था। नाम तो शेखर ने पहले ही जान लिया था। दूसरे दिन शेखर के घूमने निकलने पर उसने उसे बुलाकर परिचय भी किया। बाबूजी जरा सुनिए तो। शेखर उसकी कोठरी के आगे जा खड़ा हुआ। इस सुरंगिक प्लेटफॉर्म पर आप कैसे? क्या मतलब, आपकी भी सजा हुई है क्या? शेखर ने बता दिया कि वह अभियुक्त स्वेच्छा से इस कोठरी में आया था। तब तो आप बाहर से सामान मंगा सकते हैं। मुझे कभी 2-1 सिगरेट दे दिया करिए। बुरी आदत है बाबूजी, पर अब तो फांसी चढ़ना ही है इसलिए पी लेता हूँ। आप पीते हैं ना? नहीं, पर मंगा लूँगा, ले लिया करना। आप हत्यारे पर इतनी दया दिखाना बुरा तो नहीं समझते? नहीं तो इसमें दया की कौन सी बात है? शेखर रुक गया। एक प्रश्न उसकी जबान पर आया था जो वह पूछना नहीं चाहता था। आप रुक क्यों गए? कुछ पूछना चाहते थे, यही ना, कि मैंने हत्या क्यों की है? हाँ। सो वो भी औरत की हत्या आप जानते हैं ना? नहीं। आपने पूछा है तो सारी बात बता देता हूँ। अदालत में तो कहीं आया था। कुछ रुक कर कहने लगा, गांव में हमारी थोड़ी सी जमींदारी थी, मेरे बड़े भाई की और मेरी। पर भाई को ये काम पसंद नहीं था, इसलिए वह भाभी को घर में छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर चला गया। नौकरी उनकी लग भी गई थी और वे हर दूसरे महीने 20-25 रुपये भाभी को भेज देते थे। पर भाभी का मन अच्छा नहीं था। पड़ोस के जो लोग हमारे घर आकर भाई का हालचाल पूछा करते थे, उन्हीं में से एक से उसकी कुछ बातचीत हो गई थी और मेरे पीछे वह अक्सर उससे मिलने आता था। मुझे खबर नहीं थी। मुझे एक दिन एकाएक ही पता चला कि भादों में एक दिन सांझे को घर आकर मैंने भाभी को बताया कि मुझे रात खेत पर ही रहना पड़ेगा। क्यों, इसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी? खेत में काम था, मैं कहकर और बासी रोटी लेकर चला गया। बारिश तो दिन में भी होती रही, पर रात को बड़े जोर की हुई और ओले भी पड़ने लगे। तब मैं काम छोड़कर लौट पड़ा। घर आकर दरवाज़ा खटखटाने पर बहुत देर तक नहीं खुला, आवाज़ें देने पर भी नहीं। जब गुस्से में मैंने तोड़ा तब भाभी ने आकर किवाड़ खोले और सहमी से एक तरफ खड़ी हुई। मैंने देखा सामने वही आदमी खड़ा, उसके कपड़े और जूते सूखे हैं। जिसे जान पड़ता है वह देर का आया हुआ है। राम जी चुप हो गया। फिर लंबी सांस लेकर बोला, बाबूजी, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? शेखर कुछ उत्तर नहीं दे सका, चुपचाप खड़ा रहा। राम जी कहने लगा, खैर मैं तो जो कर चुका। मैंने भाभी से पूछा कि यह कौन है, क्यों आया है? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उस आदमी से पूछा, वह भी नहीं बोला। तब मैंने भाभी को धमका कर पूछा कि यह पहले भी आता रहा है? बहुत धमकाने पर बोली, कई बार आया है। मैंने पूछा, तो इसे चाहती है? तो बोली, तो कुछ नहीं बोली। मैंने आदमी से पूछा, वह भी नहीं बोला। तब मैंने कहा, अगर तुम लोगों में प्रेम है तो तुम ब्याह कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पीछे जो होगी सो मैं देख लूँगा, भाई को भी मना लूँगा। बोल, तू तैयार है? भाभी कुछ नहीं बोले। मैंने उस आदमी से पूछा तो बोला, तू है बीच में पड़ने वाला। मुझे गुस्सा आ रहा था, पर मैं चाहता था भाभी से अन्याय न करूँ। भाभी तो वहाँ नहीं रही थी, पर भाई के साथ जो 3 बरस रह चुकी थी उसका कुछ लिहाज था ही। मैंने फिर पूछा, बता, तू इससे ब्याह करने को तैयार है? तब बोला, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं क्यों मुसीबत मोल लूँ? मैंने पूछा, तब पहले क्या उस घर में घुसा था? और बोला, इसी ने बुलाया था। इसके कमीने पर मुझे इतना क्रोध आया कि मैं मुश्किल से संभाल सका, पर किसी तरह मैंने कहा, ये सब मैं नहीं जानता, या तुम दोनों सवेरे ब्याह कर लो, या फिर जो मेरे मन में आएगा मैं करूँगा। उसने मुझे गाली दी, भाभी में से। मैंने पूछा, तू तैयार है? अगर है तो मैं इसे मनाकर छोड़ूंगा, पर वो भी नहीं बोली। तब मेरी आंखों में खून उतर आया और मैंने गड़ासे से दोनों को काट डाला। सांस लेने के लिए और शेखर पर बात का असर देखने के लिए थोड़ी देर रुका। फिर मैंने उसी वक्त थाने में जाकर बयान दे दिया कि भाभी को मारकर मेरा मन दुनिया में रहने को नहीं हुआ। खूनी को मरना ही चाहिए, बस आगे तो जो होता है सो होगा ही। थोड़ी देर मौन रहा, फिर राम जी अपने आप में बोला, बाबूजी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा मैंने अच्छा किया है बुरा। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ और अच्छी तरह मरूंगा, मैंने इसलिए अपील नहीं की है। शेखर चुपचाप सोचता हुआ चला गया था। उसके बाद क्रमशः उसका परिचय बढ़ता गया था। शेखर के मन में कुछ स्नेह भी इस आधे जंगली और पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति के लिए हो गया। कार्तिक में एक दिन सुना कि राम जी की अपील नामंजूर होगी और चौथे दिन उसे फांसी हो जाएगी। राम जी ने अपील नहीं की थी, पर जेल वालों ने स्वयं ही उसकी ओर से हाई कोर्ट में दस्तखत भिजवा दी थी। शेखर उदास था, पर राम जी पर मानो कोई असर ही नहीं था, जैसे कोई नई बात हुई ही नहीं है। शाम को राम जी ने शेखर को पुकारा। बाबू साहब, शेखर जंगले पर आकर बोला, क्या है, आपने कभी फांसी देखी है? उसने कहा, नहीं। आप तो सीखने वाले हैं ना, आपको सब कुछ देखना चाहिए। क्यों नहीं साहब, से कहते हैं मेरी फांसी देख लेना, तो मेरी फांसी देख लेने दीजिए आपको। मुझे भी अकेला नहीं लगेगा, नहीं तो आखिरी समय सब जल्लादों का ही मुँह देखना पड़ेगा। शेखर निश्चित तो कुछ बोल नहीं पाया। राम जी को फांसी देखने की दस्तखत हो ही चुकी थी। बाबूजी, आप चुप क्यों हैं? इसमें बुराई नहीं है, एक बेचारी की मदद की है। मैं समझूंगा, मरते वक्त एक दोस्त मौजूद था। शेखर एक कांपते स्वर से कहा, अच्छा, पर उन्नति नहीं मिली। शेखर ने उदास वाड़ी से राम जी से कहा, तो वह भी कुछ खिन्न होकर बोला, जल्लाद साले, सब जल्लाद हैं, और चुप हो गया। उस दिन शेखर बाहर नहीं निकला, कुछ बोला भी नहीं। राम जी ने कई बार बात करने की चेष्टा की, पर शेखर हाँ हूँ से अधिक नहीं कर सका। अंत में राम जी को शाम को
बाबूजी आप तो कोई बात नहीं करते, उदास दिखते हैं। घर से कोई बुरी चिट्ठी आई है क्या? लीजिए, मैं गाकर आपका मन बहलाता हूँ। ऐसा मौका कब मिलेगा? शेखर लज्जा से गड़ गया। राम जी आधी रात तक गाता रहा, फिर न जाने कब शेखर को नींद आ गई। एक दिन और भी किसी तरह बीत गया, रात आई, तब फिर राम जी गाने लगा। आधी रात के लगभग उसने थक कर कहा, बाबूजी अब आप कुछ सुनाइए, मैं तो थक गया हूँ, सुनता सुनता सो जाऊंगा। शेखर गा नहीं सकता था, पर राम जी की कुछ गाने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली। राम जी ने मीठी चुटकी ली, बाबूजी आप मेरे लिए गा रहे हैं? तब शेखर कहानियाँ कहने लगा, कभी पुराणों से, कभी विदेशी साहित्य से, कभी एक आध अपने जीवन की घटना। राम जी को हूँ धीरा पड़ने लगा और नीरव हो गया। शेखर ने वार्डन से पूछ कर जाना कि वह सो गया है, पर शेखर नहीं सो सका। जेल की सब अच्छा की पुकारों की ताल पर रात बीतती चली। एकाएक ऊँघ से चौंक कर शेखर ने देखा उषा फूट रही है। डॉक्टर राम जी की परीक्षा के लिए आया है। डॉक्टर साहब टांग तो आप देंगे ही, फिर नाड़ी क्यों देखते हैं? भाई मेरा फर्ज सो अदा करता हूँ, तुम भी खुदा को याद करो। डॉक्टर गया। दिन निकलते निकलते साहब, दरोगा, मजिस्ट्रेट, चीफ वार्डर और वार्डर की फौज सब आ गई। शेखर अपनी कोठरी के जंगले पर खड़ा जो देख सकता था देखता था, बाकी सुनने की कोशिश कर रहा था। राम जी की तलाशी ली जा रही थी, हाथ बांधे जा रहे थे, बाहर निकाला जा रहा था। क्या वसीयत लिखानी है? किसी को कुछ कहना है? इन साथ वाले बाबूजी से 2 मिनट बात कर लो। कोई 3 सेकंड बाद साहब का उत्तर, नहीं, यह तो हम नहीं कर सकते। तब चलिए। कुछ घबराहट, कुछ अव्यवस्था, कुछ गति। एकाएक आंगनों को जोड़ने वाले फाटक पर राम जी, अच्छा बाबूजी अब तो फिर कभी मिलेंगे उस पार कहीं। एक द्रुत मुस्कान जुलूस चला गया और जंगले भींच कर पकड़े हुए खड़ा शेखर सहसा पाते हुए उसकी मुठ्ठियाँ खुल गई है, हाथ झटके हैं, सिर झुक गया है। 6 दिन के बाद शेखर ने बाहर निकलने का विचार किया ही था कि और एक घटना हुई जिसने उसे बुरे स्वप्न जैसी अवस्था को 3 दिन और बढ़ा दिया। शशि का पत्र आया कि वो बहुत कष्ट में और मनाती कि शीघ्र उसे जीवन से छुटकारा मिल जाए। क्यों, क्या कष्ट है? कुछ नहीं लिखा था। कल्पना के दानों के लिए यही छोड़ दिया कि वह उस दुस्वप्न में मनमाने रंग भरे। शेखर सोचता था जेल में जीवन स्थापित हो जाता है और ये क्या है जो मानो उसे पटक कर उसके गले पर चढ़ बैठा और कह रहा है, मैं स्थगित, तुल्य देख, या मेरा बोझ और मेरी गति की चोट अब और नहीं सहा जाता। क्यों नहीं सह जाते? दुर्बल, कायर, झूठा कहीं का। उसके सामने ही मामूली से मामले आदमी जीवन के हर एक दिन से वंचित, धन से, कुल से, आत्मियों से, विद्या से जीवन का सामना करते हुए चला जाता है और अभिमानी रोता है कि मैं उसे सह नहीं सकता। कायर धन भी वेदना होती है, संवेदना होती है। संवेदना क्या है? जो जीवन को गहरा नहीं बनाती, घनी नहीं बनाती, जीवन के लिए कृतज्ञ नहीं बनाती। संवेदना की दुहाई देकर जीवन से डरना है आत्मवंचक। पीड़ा और अपमान से जलकर सहमास शेखर उठ खड़ा हुआ, उन्मत्त सांप की तरह कंधे झुकाकर जीवन के दबाव से टक्कर लेने को तैयार। फूले हुए नथनों से फुंकार की तरह सांस लेता हुआ, पृथ्वी को पैरों से मानो रौंदता हुआ वो कोठरी से बाहर निकला कि टहलेगा, सबसे मिलेगा और नहीं दिखने देगा कि जीवन उसके लिए अस्थगित है, बल्कि दुगनी गति से चल रहा है। बाबा मदन सिंह खड्डे पर दीवार के सहारे बैठे थे। शेखर ने एक बार उनके और चेहरे की ओर देखा। उसकी जिह्वा पर आया हुआ प्रश्न वही रह गया। बाबा की हालत अच्छी नहीं थी। बाबा उठे नहीं, मुस्कुराए भी नहीं। शेखर ने देखा जटा और दाढ़ी के बीच अब त्वचा भी सफ़ेद हो गई है। अब केवल आँखें हैं जिनमें रंग और रंग ही है। तुम आए? इतने दिन कहाँ रहे? मेरा मन ठीक नहीं था, मेरे पड़ोसी को फांसी हो गई। मेरा भी मन ठीक नहीं है शेखर, शरीर तो अब चला ही, मन भी बहुत खराब है। क्यों बाबा? कुछ नहीं, कमजोरी। मैं बाहर का समाचार सुनता पढ़ता हूँ तो विचलित हो जाता हूँ। कैसा समाचार? तुमने चटगांव का हाल पढ़ा है? हाँ, वहाँ जो गोली वोली चली है उसकी नहीं, उसके बाद जो कुछ हुआ। शेखर ने अखबार में पढ़ा था कि वो काफ़ी सख्ती हो रही वहाँ पे, कई तरह की मनाहियाँ जारी हैं, और ये भी पढ़ा कि वहाँ के समाचार छपने नहीं दिए जाते, तार और चिट्ठियाँ रोकी जा रही हैं। और तो और मैं नहीं जानता। शेखर सुना है कि वहाँ सैनिक मनमानी करें, गाँव के लोगों को पीट कर सलामी कराई जाती है, स्त्रियों पर बलात्कार हो रहे हैं। और एकाएक बाबा का गला रुक गया। वे कुछ बोल नहीं सके, आवेश में खड़े हुए कहा सुना आपने? मुझे चिट्ठी आई है, पर जब खबरें नहीं आती तब चिट्ठी भेजने वाला ना कैसे जाने। जाना नहीं, सुना। तुम यही कहना चाहते हो ना कि ये अफवाहें हैं, हुआ ही करती हैं, झूठी हैं, कोई प्रमाण नहीं है। जब तक पूरा पता ना मिले तो कुछ कहना अनुचित है। ऐसी बहुत सी बातें मैं भी सोच चुका हूँ, पर ये सब धोखा है। मेरा क्रोध इसलिए नहीं है कि मेरे पास प्रमाण है, क्रोध इसलिए है कि प्रमाण नहीं है। तुम नहीं समझते हमारी परिस्थिति कितनी भयंकर, कितनी विवश है। ऐसे संगीन अभियोगों की भी हम जांच नहीं कर सकते, उसके प्रमाण में या सफाई में कुछ पूछताछ नहीं कर सकते। हमारे पास साधन नहीं है कि हम जांच करें इन साधनों को पाना अधिकार, वह अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। बाबा जंगले के पास आगे भिजी हुई मुट्ठी शेखर की ओर उठाकर उसने कहा, दास्ता एकदम घृणित परवस्था और किसे कहते हैं? अप्रिय के ज्ञान को नहीं, असत्य में विश्वास को भी नहीं। दास्ता कहते हैं उस अवस्था को जिसमें हम सत्य और असत्य को जानने में ही असमर्थ है। दास्ता है वो बंधन, मनाही जो हमारा ज्ञान मांगने का अधिकार छीन लेता है।
एकाएक वे रुक गए। ये बात शायद मैं पहले कह चुका हूँ, इसका अनुभव किए मुझे 1 वर्ष हो गया। वे एक खोखली हंसी हंसे। 1 साल पहले जानी हुई बात आज सत्य बनकर चुपती है और मैं बंधा हुआ हूँ। बाबा की सांस फूली गई थी। 2-3 लंबी सांस खींचकर उन्होंने फिर कहा, शेखर, चटगांव हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर कलंक है। यही मेरी समझ में क्रांति का प्रमाण है। उसके लिए चारित्र की आवश्यकता है। वह चारित्र बनाती है और उससे बड़ी चीज़ क्या है? हमें चारित्र चाहिए तो हमें क्रांति चाहिए। क्रांति, और मैं बंधा हुआ हूँ। बाबा खड्डी पर लौट आए। फीके स्वर में बोला, शेखर तुम जाओ, मेरा मन ठीक नहीं है। मैंने चाहा था तुम मुझे हंसते ही देखो, संसार मुझे हंसता ही देखे, पर ऐसे भी दर्द होते हैं जो अभिमान से भी बड़े हैं। यही मैं आज सीख रहा हूँ। अच्छा हुआ कि इतना तीखा दर्द मुझे मिला। जाओ। शेखर चुपचाप सहमा हुआ और रोमांचित अपनी कोठरी में लौट आया। तीसरे दिन शाम को बाबा की हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने अस्पताल में ले जाना चाहा, पर बाबा ने कहा, 1 दिन के लिए वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने अपने जीवन का उत्तम अंश कोठरी में बिताया है। अब सबसे महत्व का दिन कहीं और बिताने नहीं जाऊँगा। कोई और होता तो जबरदस्ती ले जाते। बाबा से जबरदस्ती करने का साहस किसी में नहीं था। डॉक्टर एक वार्डर की ड्यूटी वहाँ लगवा कर चले गए। एक बार रात में भी आकर देखे। शेखर को समाचार कोठरी में बंद होने के बाद मिला। जेल में बाबा के कितना आदर था, यह उसने तभी जाना। उस रात जैसे सन्नाटा उसने जेल में नहीं देखा था। बाबा की बीमारी की खबर कानों कान फैल गई थी और नंबरदार लोग सब अच्छा भी धीमे स्वर से पुकार रहे थे, सब अच्छा। एक दिन के लिए सबसे महत्व का दिन सचमुच शेखर के भीतर प्रार्थना का भाव मढ़ाया। सवेरे कोठरी खाली हो गई। जब कोठरियाँ खाली हुई तब बाबा का शरीर हटाया जा चुका था। कोठरियाँ खुलने में देर होती देखकर शेखर ने वार्डर से पूछा, क्या आज कोई फांसी है? क्योंकि ऐसे ही दिनों खुलने में देर होती है। नहीं, वार्डर हिचकिचाकर रुक गया। तब और फिर एकाएक भय से प्रकाश पाकर, क्या बाबा? वार्डर बोला तो नहीं। शेखर दौड़ता हुआ बाबा की कोठरी की ओर गया, जैसे कोई भक्त भूकंप से ध्वस्त मंदिर की ओर गया। कोई कह रहा था, रात में उठ बैठे, घंटा भर रोते रहे, फिर दीवार से सट कर खड़े रहे और फिर आकर लेट गए और बोले, अब चल बस। यह रात का ड्यूटी वाला वार्डर ही था। शेखर तड़प कर कोठरी के भीतर घुसा। हाँ, उसका अनुमान ठीक था। दीवार पर कांपते अक्षरों में एक नया लेख था। अंतिम सूत्र, अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है, पर दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। बाबा के पैर छूने में शेखर ने अपमान समझा था। उसके लिए अपने को कोसते हुए उसने उस अंतिम सूत्र पर माथा टेका और फिर आंखों में आए हुए 2 बड़े बड़े आंसुओं का निर्लज भाव वार्डरों को दिखाता हुआ कोठरी में चला गया। दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। बेहूदे दिन। मुकदमा समाप्त हो गया था। सफाई की काफ़ी सी तैयारी करने के बाद एकाएक ये परिणाम निकला कि सफाई देना व्यर्थ है। वादी पक्ष कमजोर हो तो प्रतिवाद से लाभ नहीं होता, हानि हो सकता है। केवल विद्याभूषण के लिए कुछ गवाहियाँ पेश की गई थी और उन सबके बयान एक ही दिन में हो गए थे, क्योंकि जिरह नहीं की गई थी। वकीलों की तू मैं भी हो गई थी, जिसमें बहस। अब मैं फैसला ही सुनाऊंगा, उसकी तारीख फिर तय होगी। ये दिन बीतते नहीं थे। ये नहीं कि फैसले के बारे में बहुत अधिक चिंता या उत्कंठा थी, पर उस प्रकार आकाश में लटके रहना। मुकदमा समाप्त हो चुका। फैसले के लिए जो कुछ आधार था वह सामने आ चुका था। अंत में 13वां दिन आया, पर दोपहर हो गई। अदालत जाने के लिए बुलाहट नहीं आई। शेखर ने समझ लिया हाकिम ने उन्हें बुलाया, बिना तारीख डाल दी होगी। बाबूजी, आपको दफ्तर में बुलाया गया। शेखर हड़बड़ा कर, किसने बुलाया है? दरोगा साहब ने। मुलाकात है? नहीं, दफ्तर में बुलाया, पेशी है। कैसी पेशी? कहकर शेखर वार्डर के साथ चल पड़ा। दफ्तर पहुंचकर मालूम हुआ कि मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। शेखर के बारे में मजिस्ट्रेट की राय है कि उसके विरुद्ध गवाही इतनी दृढ़ नहीं है कि सजा दी जा सके। यद्यपि संदेह बहुत अधिक है, किंतु अगर प्रमाण अकाट्य भी होता है तो भी शायद जितनी कैद वो भुगत चुका है वो पर्याप्त होती है, इसलिए उसे छोड़ा जाता है। बेजान से स्वर में दरोगा ने कहा, बधाई है, आप सब आज़ाद हैं। दफ्तर से अपना सामान वगैरह ले लीजिए। और बाकी लोग? पूरा फैसला तो सुनाइए। विद्याभूषण को 1 वर्ष संतराम और केवल राम को 6 महीने हंसराज रिहा हो गया है। मैं उनसे मिल नहीं सकता। दरोगा जोर से हंसे। आपने सुना नहीं, जेल की यारी क्या होती है? कैदियों से भी कोई मिलता है तो आप नहीं मिलने देंगे। वे अब कैदी हैं, 3 महीने में एक मुलाकात कर सकते हैं। आप दरख्वास्त दे सकते हैं, पर आप मिलेंगे तो 3 महीने तक वे दूसरी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। शायद इसके लिए वे आपके शुक्रमंद नहीं होंगे। और हंसराज? उसे 1 घंटा पहले रिहा कर दिया गया है। शेखर चुपचाप दफ्तर में चला गया। उदास भाव से शेखर दफ्तर की कार्रवाई समाप्त करने के बाद थ्योरी का फाटक खुलने की प्रतीक्षा में खड़ा था। उसे लेने कोई नहीं आया था, किसी को खबर नहीं थी। वकील को रही होगी, पर वे अभी काम में व्यस्त होंगे। अकेला ही वो बाहर निकला, अकेला और उदास जीवन के बड़े बड़े 10 महीने नष्ट करके। नष्ट? बाबा मदन सिंह ने 21 वर्ष वहाँ बिताए थे और उसके बाद भी लिख गए थे कि दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। इस एक बात को जानने में 10 महीने सफल हो जाते। और उसने बाबू मदन सिंह को जाना था, मोहसिन को जाना था, राम जी को जाना था, स्वयं अपने को जाना था। नष्ट, अकृतज्ञ शेखर। 10 दीर्घ जीवनाक्रांत महीने, मंदनों का अंत, जिज्ञासाओं का अंत,
केवल जीवन विस्तृत और आबाद जीवन। किंतु जब फाटक खड़खड़ा कर खुलने लगा, बाहर का दृश्य उसके सामने आ गया। ठीक उसी के सामने बिना सींचों की ओट लिए तब एकाएक उसने अपनी बात पर संदेह हो गया। बंधनों का अंत, जिज्ञासा का अंत। शेखर को बहुत पहले पढ़ी हुई कविता की 2 पंक्तियां याद आई। पीस 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 सच ए स्मॉल लैम्प इल्यूमिनेट्स ऑन द हाईवे सो डिमली सो फ्यूज स्टेप इन फ्रंट ऑफ माई फीट। सब कुछ जानने को अभी कुछ, सब कुछ काट गिराने को है। और शशि सहारे के लिए एक छोटी सी बात पर बाबा ने लिखा था, अंतिम सूत्र उन्हीं के लिए अंतिम, या मानव मात्र के लिए अंतिम। फाटक उसके पीछे बंद हो गए थे, वह मुक्त था। अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है, पर दर्द से भी बड़ा होता है एक विश्वास। शांति शांति। इस राजमार्ग पर केवल एक छोटा सा दीप आलोकित हो रहा था। इसके फीके प्रकाश से इतने थोड़े से कदम मेरे चरण के आगे। अब यहाँ पे जो भाग 2 है उसमें शशि और शेखर का प्रसंग शुरू होता है। क्या बाबा मदन सिंह का स्वर है या उसकी गूंज मेरे कानों में? क्या यह प्रफुल्ल गरिष्ठ स्वर उसी वीर का है जिसकी निबलता भी उसके स्वर से गौरवयुक्त थी? अपने विचारों की इस 4 दीवारी से बाहर मत भटकने दो। अपने सगों का विचार करके तुम उनकी यातना नहीं घटा सकते, ना उन्हें कोई सुख पहुंचा सकते हो। उल्टे हर समय उनके क्लेश की या से तुम अपनी दृढ़ता की नींव खोद रहे हो। क्या ये सच है? नहीं, यह बाबा का स्वर नहीं हो सकता। बाबा का ज्ञान इससे बड़ा था। तब क्या है? ये मेरा अहंकार है। अतीत से मेरी दृढ़ता घटती नहीं बढ़ती, क्योंकि जितना ही मैं उसे देखता हूँ उतना ही मैं उसके भीतर की अनिवार्यता को पहचानता हूँ। जानता हूँ कि आज वह भूत है, इसलिए कि वह एक दिन वह भविष्य अवश्य था। लेकिन वह गंभीर स्वर मुझसे सहमत भी नहीं है, घूम घूम कर सनक उठता है। बंदी, एक दिन आएगा जब तुम आज की इस यातना के गौरव के लिए अपनी दाहिनी भुजा देने को तैयार होगे। इतना बड़ा है गौरव? क्यों, क्या मैं आज भी तैयार नहीं हूँ? वह स्वर हंसता है। सिर तो तुम्हारा दे दिया गया, किंतु क्या यह स्वर सच है? क्या यह आत्मरक्षा का एक साधन नहीं है? क्या यह आत्मा सचमुच गौरव है? क्या यह सचमुच गौरव नहीं होता है? यदि मैं साधारण मानव ही होता, अखबारों का और हस्ताक्षर मांगने वालों का और सिपाहियों का, तो क्या सचमुच उसका गौरव बहुत कम होता? तुम्हारा जाना भी भविष्य था या नहीं शशि, मैं नहीं जानता, पर तुम चली तो गई हो, और मुझे ये मानने में शर्म नहीं कि तुम ना गई होती तो। पर नहीं, परिताप कैसे हो सकता? तुम ही होती तो परिताप की जरूरत किस बात के लिए होती? फाटक के बाहर खड़ा होकर शेखर कुछ क्षणों के लिए किम कर्तव्य मोड़ बना रहा। क्षण भर तो उसे ऐसा लगा मानो वह फिर जेल लौट जाए। बाहर आने में उसकी अनिच्छा, और फिर उसने अपने पैरों को बांध किया। वे आगे बढ़े, एक एक मंजिल लागता हुआ मानो अपने को चलता देखता रहा। यहाँ तुम क्वार्टर से आगे निकल आए, या मुर्दागर पीछे रह गया, तुम लोहार हाथा भी निकल आए। मोड़ पर वह जिस क्षण भी रुका, फिर अनिश्चय वो कहाँ जाए। कॉलेज स्वप्नवत एक दृश्य उसके आगे दौड़ गया। लड़कों की भीड़ शेखर को घेरे है, कुछ उसे कंधे पर उठाना चाहता और हल्ला हो रहा है, जिंदाबाद शेखर, इंकलाब। और उसके तत्काल बाद एक दूसरा चित्र टिकटी पर मोशी नंगा हुआ बधा, और उसके चूतरों की चिड़ियों से खून बह रहा है। डरते डरते उसका मन फिर उधर को बढ़ने लगा जिधर से अनिच्छा का सोता फूटा था, शशि के घर। वो शशि का आशीर्वाद जो आज तक तुम्हारी बहन थी, उस पर से तुम अंतिम बार प्रणाम किए थे। नहीं नहीं, मेरी निष्ठा। और अपने को दिलासा देने के लिए शेखर हठात बाबा का वाक्य याद किया, दर्द से भी बड़ा एक विश्वास होता। फिर वो आगे चल पड़ा। वो नहीं समझ सका कि क्यों उसके पैर उसे इस प्रोफेसर के घर ले आए हैं। प्रोफेसर ही से उसके कभी विशेष घनिष्ठता नहीं थी, और उस समय कोई कारण भी नहीं था उधर आकर्षित हो। प्रोफेसर हित अंग्रेज थे, और शेखर ने उपन्यासों से ब्रिटिश मध्यवर्ग के आदमी का जो खाका खींचा था वो उन पर बहुत ठीक उतरता था। सामाजिक अलगाव, रूढ़िबद्धता, रीति व्यवहार के कड़े बंधनों के नीचे छिपी हुई शर्मिंदा सी भावुकता शेखर ने समझ रखा था कि ये सब बातें प्रोफेसर हित में पर्याप्त मात्रा में। इस समय उनसे मिलने में उसके बिखरे हुए मन को एकाग्र होने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। शायद वह उसके लिए असमर्थ भी होगा और बुद्धू भी बने, पर क्या यही इस विवश एकाग्रता के लिए तो नहीं है? प्रोफेसर साहब उसे सीढ़ियों पर से मिले थे। उनके चेहरे का पहला विस्मय भाव फौरन ही प्रसन्नता में परिणत हो गया। हेलो शेखर, तुम आ गए। और उसके कुछ कहने से पहले कि बिल्कुल बरी होना, कोई झंझट बाकी तो नहीं है। हाथ मिलाकर शेखर ने हाथ खींच लिया, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रही। जी हाँ, कोई झंझट बाकी नहीं है, सब कुछ पूर्ववत हो गया। एक छाया उसके अंतरपट पर दौड़ गई। क्या सचमुच? और शशि? अच्छा, तो तुम भीतर बैठोगे ना? मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, मुफ्त की झंझट सिर आ पड़ी थी। चाय तो नहीं पियोगे ना? जरूर मेरे साथ पीना। भीतर पुस्तकें बहुत है और चित्र भी। धन्यवाद, मैं केवल मिलने आया था, फिर मिलूंगा। नहीं, चाय तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। शेखर के चेहरे पर विकलता का आवाज देकर, क्या दूसरा काम है तो भी चाय के समय तक लौट आना। हाँ, तुम्हारी रिहाई कब हुई थी? शेखर ने धीरे धीरे कहा, रिहा होकर सीधे यहीं आ रहा हूँ। सच?
तब तो तुम्हें अपने बंधुओं से मिलना होगा, मैं अन्याय कर रहा हूँ, तुम मिलाओ, चाय पर अवश्य आना। प्रोफेसर के साथ उतरता हुआ शेखर एक खोखली मुस्कान लेकर नीचे उतरने के बाद भी जब चाय का न्योता दोहराकर चले गए तब वह मुस्कान हंसी में फूट निकली। बंधुओं से मिला? शेखर ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी वस्तु खा गया हो। शेखर के चचा 3 मंजिले पर रहते थे। सीढ़ियाँ चढ़ने में शेखर को कम आत्मग्लानि नहीं हुई थी और उन तंग सीढ़ियों पर समय इतना लगता था कि आत्मग्लानि की चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता था। शेखर का साहस नहीं हुआ। साहस की कमी से पैदा हुई बाध्यता ऊपर पहुंचते पहुंचते मुरझा गई थी। बंद किवाड़ की साकल पर हाथ रखकर वह क्षण भर रुका। मुझमें इस डाक विभाग के इंस्पेक्टर चचा में क्या साम्य, क्या संबंध है? शेखर को याद आया, एक बार गर्मियों के दिन में कॉलेज में वह बीमार हुआ था। तब चचा से समाचार जानकर चाची ने एक तोला इमली भिजवाई कि इसकी शरबत पिएगा तो शेखर यदि मनुष्य ना होकर एक बोरिंग चिट्ठी होता तो चचा को उसकी दिलचस्पी हो सकती, वरना शेखर उनकी दुनिया के बाहर का वस्तु था। शशि का घर वहाँ से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। पते से शेखर ने एक ऐसा अनुमान लगाया, पर वहाँ तो जाना नहीं है। और क्यों? शेखर ने शशि की सब चिट्ठियाँ फाड़ दी थी। इस समय उनकी कितनी ज़रूरत थी उसे, उसकी घनिष्ठता की, उसके प्रेम की। जैसे पत्र कभी प्यार का स्थान ले सकते हो। मूर्ख कहिएगा। शेखर समय से पहले नहीं पहुंचा था। किवाड़ खटखटाई, खुल गया। प्रोफेसर हीथ ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, शेखर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। शेखर ने आंख उठाई। परिचय की जरूरत नहीं। सामने शेखर का मुकदमा सुनने वाले मजिस्ट्रेट थे। मिस्टर बनेश ने कहा, रिहाई पर बधाइयाँ। शेखर ने तत्काल उत्तर दिया, फैसले पर आपको भी बधाई, कम से कम फैसले की संस पर। वातावरण कुछ हल्का हुआ। शेखर बैठ गए। इधर उधर की बातें हुई। प्रोफेसर हीथ ने बताया कि उन्होंने बनेश को भी चाय के लिए निमंत्रित किया था ताकि बातचीत दिलचस्प हो सके। चाय शुरू हुई। बातचीत के सिलसिले में प्रोफेसर ने बनेश को बताया कि शेखर लेखक है। क्या लिखते हैं आप? बनेश ने प्रश्न किया। प्रोफेसर ने उत्तर दिया, शेखर प्रायः गल्प लिखता है, कभी कुछ। मैंने पहले यही सोचा था। शेखर ने कुछ उत्सुक होकर पूछा, क्यों? क्योंकि अदालत में आपकी सफाई का बयान गल्प कला का बढ़िया नमूना था, कहकर बनेश अपने मजाक पर खिलखिला पड़े। मोहसिन की नंगी चूतड़ और बाबा के अंतिम दिन की आंखें शेखर के आगे नाच गई। अपनी अपमान उसे दुगना तीव्र होकर चुभ गया, पर उसने ढीठ होकर हंसते हुए कहा, आपकी साहित्यिक परा का मैं कायल हूँ। मन ही मन निश्चय किया कि वो बदला लेगा। प्रोफेसर हीथ ने शायद बात टालने के लिए कहा, शेखर मैंने सोचा कि तुम दोनों यहाँ होगे तो एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिलेगा। प्रायः भारत में भारतीयों और अंग्रेजों का संबंध ऐसा रहता है कि हम लोग तकल्लुफ में भी नहीं रहते। मिस्टर बनेश को साहित्य में बहुत रुचि है, शतरंज के भी खिलाड़ी हैं। बनेश कभी शेखर को अपने यहाँ बुलाना। उन्होंने बनेश की ओर देखा। वे बोले, अवश्य ही। प्रोफेसर फिर कहने लगे, और शेखर तुम अवश्य इनके यहाँ जाना। श्रीमती बनेश बड़ी सज्जन है और कई दृष्टियों से असाधारण महिला भी है। शेखर को रास्ता दिखा। उसने कुछ खिलकर कहा, मैंने पहले ही यही सोचा था। बनेश कुछ चौंके, लेकिन उनके मन का प्रश्न व्यक्त हुआ प्रोफेसर के मुंह से, क्यों? क्योंकि अदालत में मिस्टर बनेश को देखकर मुझे ख्याल आया करता था कि यह व्यक्ति किसी असाधारण स्त्री का ही पति होगा। संतुष्ट होकर शेखर कुछ पीछे झुकर आराम से बैठ गए। वातावरण में आए हुए हल्के से तनाव को दूर करने की इच्छा से प्रोफेसर ने पैतरा बदला, शेखर तुम अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते? शेखर ने कुछ सोचते से स्वर में कहा, अंग्रेजी में? हाँ, इधर कुछ समय से उधर के लोग भारत में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे। यदि भारतीय जीवन की कुछ चित्र कहानी के रूप में अंग्रेजी पाठक के पास जाए तो शायद काफ़ी पसंद की जाए। ऐसी चीज़ों के लिए अमेरिका में तो काफ़ी मांग है, पर मेरे ख्याल में हम लोग तो बहुत आकर्षित नहीं हैं। निजी तौर पे मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, पर हम अंग्रेजी कोई खास पसंद नहीं करते। प्रोफेसर हीथ ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमारे लिए वे कोई महत्व नहीं रखती। शेखर ने प्रोफेसर की ओर उन्मुख होकर कहा, वैसे आपका क्या ख्याल है, यानी निजी तौर पर आपका क्या? हाँ, अवश्य, मैं तो पसंद करता हूँ। शेखर उठ बैठा। तो ये बात है, ये दोनों ही व्यक्ति किसी वस्तु को चाहते हैं, किंतु फिर भी कहते हैं हमें उसमें दिलचस्पी नहीं, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं, हम परवाह नहीं करते। हम जो एक देश हैं, एक राष्ट्र, एक इकाई, हम जो हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा। उसके दांत घुट कर बंद हो गए। उसकी आंखों में 2 अपूर्ण आंसू जलने लगे। क्या हमारे देशवासी भी ऐसा कहते हैं? कह सकते हैं, हाय भारत, हाय। सड़क पर बत्ती जलने के पहले के धुंधले चिकले अरुणाले प्रकाश में उसे लगने लगा कि वह बर्थ ही उत्तेजित हो रहा है। जेल से आने के पहले दिन की उत्तेजना अप्रत्यक्ष मार्गों में प्रकट हो रही है। क्या हमारी भी संस्कृति एक नहीं है? क्या ब्रिटेन से 25 गुने वर्गफल और 10 गुने आबादी के इस देश में ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक घनीभूत सांस्कृतिक एकता नहीं है? पर उसका मन नहीं माना। उसे लगा कि वह खींचतान कर अपनी सफाई दे रहा है। कसक उसके मन में बनी रही। वर्षा में बैठकर भीगता हुआ बंदर अपने भाग्य से जब भी संतुष्ट होने लगा तभी ऊपर से ओले पड़ने लगे। तब जैसा ओछा वह अपने को अनुभव करता वैसा ही शेखर कर रहा था। एकाएक बत्तियां जली। वह ठिठक चला। उसकी आंखें जिस जगह टिकी थी वहां एक पीतल का बोर्ड लगा हुआ था। शेखर के सामने शशि का घर था। भोगने वाले प्राणी में और रचना करने वाले कलाकार में सदा एक अलगाव बना रहता है। जितना ही बड़ा अलगाव होता है उतना ही वो बड़ा कलाकार होता है। लेकिन क्या मैं कलाकार हूँ? क्या मुझे कलाकार होने की परवाह, जबकि मैं उस जीवन को जी सकता हूँ जो तुम्हारे संसर्ग से बना है? अलगाव को मुझे क्या मोह, तटस्थता से मुझे क्यों प्रेम, जबकि मैं जीवन के एक अणु से भी अलग नहीं होना चाहता हूँ, जबकि उसका एक एक अणु तुमसे अनुप्राणित है। कलाकार मुझसे बड़े है
या हुआ करे मैं झुका हूँ, स्तब्ध हूँ, प्रतीक्षमान हूँ। शेखर तनिक सा काँप गया, पर कोई आशंका इतनी बड़ी नहीं थी। एक बार उस द्वार के आगे ही जाने पर शेखर को मोड़ ले आए। शेखर ने 2 बड़े लंबे श्वास खींचे, जैसे कोई झील में कूदने से पहले खींचता है। उन सांसों के साथ वह बहुत सी संभावनाओं को एक साथ ही पी गया, जिसमें एक यह भी था कि शशि पराई है, पराई ही नहीं, सदा के लिए अपरिचित भी। फिर उसने किवाड़ खटखटाने के लिए हाथ उठाए, पर तत्काल ही अनुभव करके कि यहाँ कुछ समय और रुकने का बहाना, उसने हाथ खींच लिया और सीढ़ियाँ चढ़कर 2 मंजिले पर जा पहुँचा। बैठक में 3-4 कुर्सियाँ पड़ी थी। एक पर कोई सूरदारी व्यक्ति बैठा था, फल खा रहा था। उसके आगे की तिपाई पर चाय के जूठे बर्तन थे। शेखर के आने के स्वर से उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा और सहसा उसकी आंखों में अपरिचय घना हुआ है। शेखर ने उस क्षण में 2 बातें देखी कि सूट अच्छा फिट बैठता है और उस व्यक्ति की भवें बहुत घनी और बीच में मिली हुई हैं। फिर उसने कहा, मेरा नाम चंद्रशेखर है। आइए आइए, आप कब आए? ये तो बड़ा अच्छा दिन है। वह व्यक्ति जल्दी से उठकर आगे बढ़ा और फिर रोककर बोला, आइए आइए, बैठिए ना शेखर। शेखर ने देखा कि वाक्य आरंभ का सहज भाव क्रमशः शिष्टाचार के आवरण में था, जैसे वह व्यक्ति भी इसका अनुभव करके ही कुछ बात कर डालना चाह रहा हो। शशि से तो अक्सर ही आपकी बातें होती है, हम लोग तो वहीं मिलने आने की सोच रहे थे, पर इधर कुछ यहाँ काम भी पड़ा। सहसा पुकार कर, शशि, ये देखना कौन आया है, तुम्हारे भैया। तो यही शशि के पति रामेश्वर हैं। प्रतीक्षा के 2 क्षणों के बाद भीतर के कमरे की ओर से शशि आई। देरी पर पैर रखते उसने पूछा, अरे तुम कैसे आ गए? और ठिठक गई। एक मुस्कुराहट भी नहीं, चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव भी नहीं झलका, पर क्या उन बड़ी बड़ी खुली आंखों का स्निग्ध विस्मय और उस प्रश्न की सहज आत्मीयता झूठी थी। किंतु शेखर का निराश होने का समय नहीं मिला। रामेश्वर ने कहा, मैंने तो शशि से कहा भी था कि कम से कम फैसले के दिन तो मिल ही आवे, पर उन्होंने कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया। शेखर ने शशि को और पुष्टि के लिए देखा, पर शशि की शून्य दृष्टि में कुछ उत्तर नहीं उसे मिला। फिर भी मैं नहीं रह गया। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे वीर पुरुष के दर्शन करना भी सौभाग्य से ही मिलता है। आप तो बिल्कुल ही त्यागी महात्मा है। वो कहता, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, पर यह मिथ्या प्रशंसा किसके लिए, उसके या शशि के? उसने छुपी हुई पर भेदक दृष्टि से रामेश्वर की ओर देखा और स्थिर भाव से शशि को और भी देखा। शशि अभी भी चुप है और वैसे ही एक पैर देरी पर रखे खड़ी थी। अरे आप अच्छी बहन है ना, नमस्कार ना कुछ बैठना तक को कहा। लाइए ना इनके लिए कुछ चाय वगैरह भी लाइए। शेखर की कुछ ननुचुच करने से पहले ही शशि वहीं से मुड़कर भीतर गई और मिनट भर बाद एक प्याला चाय वहीं से लेकर आई। अरे ऐसे कुछ शक्ति सी दृश्य रामेश्वर ने मेज पर पड़ी हुई केतली, दूधदानी आदि की ओर देखा। शेखर ने जल्दी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, असल में मैं चाय पीता भी नहीं हूँ, और बात समाप्त करने के लिए प्याला अपनी ओर खींच लिया। शशि नीचे बिछी हुई चटाई पर बैठकर एक तस्तरी में कुछ फल रख रही थी। रामेश्वर ने कुछ हंसकर कहा, आपकी बहन का स्वभाव विचित्र है। हंसी में कोई सार नहीं था। उसका उद्देश्य केवल यही था कि सूक्ति की आलोचना न समझा जाए, केवल बोध ही माना जाए। शेखर ने भी कुछ हंसकर कहा, असल में हमारा सारा कुनबा ही विचित्र है। शशि ने एक द्रुत तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और फिर उसने काम में लग गई। रामेश्वर ने कृत्रिम विस्मय से कहा, अच्छा। शेखर को लगा उसकी मुस्कुराहट में हल्का सा उपहास का भाव है, किंतु क्या, वो नहीं जान सका। शेखर तुरंत कोई नई बात छेड़ना चाह रहा था, पर उसे कुछ सूझा ही नहीं। इस बीच शशि ने फल लाकर उसके आगे रख दिए। उसने पूछा चाहा कि तुम नहीं खाती, पर यह सोचकर कि घर का व्यवहार अलग अलग होता है और शायद पति के सामने वो नहीं खाती हो, उसने तस्तरी अपनी ओर खींच ली और रामेश्वर से पूछा, आप भी लीजिए ना। लीजिए लीजिए, कहकर उसने एक एक फाँक संतरे को उठा ली। आपकी तो हम कुछ खातिर ही नहीं कर रहे हैं, और आप तो अभी सीधे छूट कर आ रहे हैं। हाँ, ये तो हमने पूछा ही नहीं कि फैसला क्या हुआ। शेखर छूटने के बाद जहाँ जहाँ गया था उसका ब्यौरा बता दिया। आप अब ठहरे कहाँ हैं? शेखर ने कुछ कर हंसकर कहा, अभी ठहरा कहाँ हूँ, अभी तो चल ही चल रहा हूँ। अच्छा, तो आप यहीं रहिए ना, बहन का घर तो अपना घर होता है, आप जरूर यहीं रहिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और शशि को तो होगी, वह तो अक्सर आपकी बात करती रहती है। शेखर को हल्का सा याद आया कि यह बात दूसरी बार कही जा रही है। उसने शशि की ओर देखा, पर जैसे इस निमंत्रण से तटस्थ थी। रामेश्वर ने शेखर की दृष्टि का अनुसरण करते हुए कहा, आप भी कहिए ना इन्हें कि यहीं रहे, मुझसे तो शायद संकोच करते हैं। शशि ने दृष्टि नीचे किए हुए कहा, मैं तो छोटी हूँ। ये उत्तर रामेश्वर को ही नहीं, शेखर को भी कुछ पहली सा लगा। तो क्या? कुछ रुककर जैसे नई सूझ पाकर रामेश्वर ने कहा, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि छोटी बहन के घर कैसे रहा जाए? चलिए। और वह जोर से हंसा, आप इसे होटल ही समझकर दाम चुका दीजिएगा, पर आजकल तो। शेखर ने कहा, नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी वो हंसा, नहीं तो मैं इन फलों के दाम निकालूँ, यह तो मैंने बिना वह सब सोचे ही खा लिए। रामेश्वर ठठाकर हंसे, किंतु हंसी के शांत होने के बाद फिर एक शून्य उत्पन्न हो गया। साथ हंसने के बाद घनिष्ठता नहीं तो कम से कम परिचित के जो हल्के तंतु 2 व्यक्तियों के बीच में बन जाने चाहिए, वह जैसे नहीं बने। शिष्टाचार के पैतरे फिर होने लगे। रामेश्वर ने पूछा, आप भोजन तो करेंगे ना? शशि, भोजन में कितनी देर है? तैयार ही है। नहीं, भोजन? वह ये कैसे हो सकता है? चाय तो मैं देर से पीता हूँ, इसलिए आपसे पूछा था। समय तो भोजन करने का। आइए, तब तक जरा घूम आए, लौट कर भोजन करेंगे। जी नहीं, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है।
मेरा भोजन तो हो भी चुका है, ये फल, और चलिए थोड़ा घूम तो आए, लौटने तक भूख लग जाएगी। शेखर ने कहा, घूमते घूमते तो थक गया, अब चलता हूँ, जरा कॉलेज से पता लगाऊँ कि आगे कैसे क्या किया जाए। ये सब तो कल हो जाएगा, पर आप थके हैं तो बैठिए, मैं जरा क्लब तक हो आऊँ, थोड़ा सा काम है, अभी आता हूँ लौट कर। फिर शशि की ओर उन्मुख होकर, ये यहीं ठहरेंगे, इन्हें जाने नहीं देना, जैसे भी हो राजी कर लेना। शेखर को बिना कुछ कहने का मौका दिए रामेश्वर नीचे उतर गए। 5-7 सेकंडों तक कुछ नहीं बोला। फिर शशि ने पूछा, कहाँ रहोगे? शेखर जानता था कि शशि की ये वहाँ पे नहीं रहेगा, पर शशि उसे कहेगी भी नहीं, पति के कहने के बाद समर्थन में भी नहीं। यह उसे कुछ विचित्र लगा, पर निराशा को छिपाने के लिए वह जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ झूठ आविष्कार करने के लिए बोला, सोचता हूँ हॉस्टल ही जाऊँगा, कॉलेज का पता करूँगी, पढ़ाई आगे चलेगी कि नहीं, नहीं तो और कुछ सोचना होगा। घर नहीं जाओगे? माता जी बीमार है। अच्छा, पर मैं अभी तो नहीं जाऊँगा। खाना खाओगे? नहीं, इच्छा नहीं है। थोड़ी देर मौन रहा, फिर शशि ने पूछा, जेल कैसा लगा? शेखर को अचानक उत्तर नहीं सोचा, बोला, क्यों? बहुत से लोग जेल जाकर खट्टे हो जाते हैं, उनका किसी में विश्वास नहीं रहता, तुम तो वैसे नहीं हो गए। मदन सिंह का चित्र शेखर की अंतर्दृष्टि के आगे दौड़ गया। दम नहीं, मैंने जेल में बहुत कुछ सीखा, काफ़ी कड़वा, पर मैं तो शायद कड़वा नहीं हूँ। शशि ने भरपूर दृष्टि शेखर की आंखों की ओर देखा। उसकी दृष्टि में आश्वासन और संतोष देखकर शेखर को अच्छा लगा। शशि के इस विचित्र व्यवहार से जो रूखापन उसके प्राणों में समा रहा था वह कुछ नहीं हो गया। अब जल्दी जल्दी कुछ निश्चय कर डालो ना कि क्या करोगे, यहीं भटकना अच्छा नहीं है। अब की जब जाओगे तो मैं पूछूंगी कि क्या निश्चय किया। अब की क्यों, कल तो आओगे ही ना, वो भी तो कह गए हैं। शेखर ने चौंक कर शशि की ओर देखा। शशि की बात में जो एक रहस्यमय अंतर्ध्वनि है वो क्या है? उसने एकाएक जाना कि आरंभ में ही शशि ने कितनी बातें की है। प्रत्येक की स्पष्ट ध्वनि के नीचे एक गहरा और विशालतर अर्थ है, पर क्या? उसका ध्यान रामेश्वर की बातों की ओर गया। उसकी बातों में भी कुछ था जो उसके विचार हो गए, पर वह निर्मम होकर उन्हें आगे धकेलने लगा और उसके प्रत्याक्रमण से तिलमिलाया। यहाँ कुछ है जो रहस्यमय है, जिसके रामेश्वर और शशि साथी हैं, मैं उसमें गैर हूँ। क्या है वो? क्या यही बात है कि पति पत्नी संबंध के कारण उसमें एक गहरी आत्मीयता है, जिसको गहरी ही रहनी चाहिए, क्योंकि वह उनकी आत्मीयता और जिसे उघाड़ कर देखना चाहना पाप है। पर वह आत्मीयता प्रेम की होती है, प्रेम में आनंद मिलता है। क्या शशि सुखी है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। शशि के और मेरे बीच में जो अनविच्छा पर्दा खड़ा हुआ है वो वही पर्दा है जिसके पीछे आनंद भोगने वाले व्यक्ति जा छिपते हैं। आनंद एक झिल्ली की तरह है जिसमें व्यक्ति सिमट कर बंद हो जाता है और दूसरे से पृथक, और अपना जीवन दूसरों के लिए देकर भी वो दूसरों में मिलता नहीं, उनसे अलग ही रहता है। क्या ये दूरी शशि ने भी पाई है? नहीं, शशि मेरे जीवन से बाहर हो गई है, सुख के कारण ही। वैसे ही हम लोग अपरिचित हो गए हैं। तब नया जो परिचय होगा वह रामेश्वर की मार्फत होगा। रामेश्वर में और मुझ में शाम में क्या है? मेरे व्यसन अलग है और सील तो मुझ में है ही नहीं। सखी सुखी नहीं है, पर वो मैं ये जानने वाला कोई नहीं हूँ कि उसे क्या दुख है, और मैं गैर ठहरता हूँ। क्या सोच रहे हो? शेखर ने सक पका कर कहा, कुछ नहीं, यूँ ही, अब चलूँगा। वो उठ खड़ा हुआ। एक भीषण उत्साह उसके मन में उमड़ रहा था, जिसके कारण वो वहाँ ठहरना नहीं चाहता था। शशि ने कहा, बैठो अभी, पर फिर उसके मुख की ओर देखकर चुपचाप उठ खड़ी हुई। शेखर के साथ साथ सीढ़ियों के ऊपर वाले द्वार तक आई। वह पहुंचकर शेखर ने कुछ रुक कर उसकी ओर मुड़कर कहा, अच्छा तो अब चलता हूँ। सहसा शशि ने पूछा, देख लिया मेरा घर? तब एकाएक बाढ़ सी में शेखर ने देखा कि अगर कहीं दुराव है तो वह शशि का बनाया हुआ नहीं, और अपनी कुड़न की संपूर्ण तुच्छता का अनुभव करते हुए निश्चय स्नेह भरे सहज अपनेपन के साथ उसने कहा, देख लिया। शशि बहुत कुछ देख लिया और नीचे उतर गया। पीछे प्रश्न आया, कब आओगे? पर इस प्रश्नकर्त्री को वो जानता था और इस अपनेपन के नाते समझता था कि यह प्रश्न जिज्ञासा नहीं, केवल सूचना है कि वो प्रतीक्षा करेगी। ये सब निरुद्देश आवेग लेकर मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? अब जल्दी जल्दी कुछ निश्चय कर डालो, नहीं तो क्या करोगे? मैं क्या निश्चय करूं? आगे मैंने कौन से निश्चय किए हैं, या किए हैं तो कौन से निश्चय का अनुसरण संभव हो पाए? क्या जीवन की आबाद गति मुझे लहर पार के उतारने और टीन के खाली डिब्बे की तरह इधर उधर नहीं पटक रही है? और कविता स्नपा का शब्दांडार, किंतु इस दिशा में सोचने से तो कुछ सिद्ध नहीं होता। हो सकता है कि जीवन की लहर के प्रति अर्पित हो जाना ही सबसे बड़ा काम है। अब की बार आओगी तो पूछूंगी क्या निश्चय किया। सड़कों पर भटकते हुए शेखर ने आकाश की ओर देखा। शहर की जिस धूल ने उड़ उड़कर सड़क की बत्ती की ज्योति को एक तरीके से फीकी कर दी थी। शेखर ने सोचा, जेल के तारे शहर के तारों के अपेक्षा निर्मलतर होते हैं। क्या करूं मैं? अपने भीतर जो सत्य तुमने पाया वह दूसरों को दे सकते हो। शेखर को जान पड़ा कि वह बाबा का ही स्वर है। वह विस्मित नहीं हुआ, क्योंकि उसके विचारों पर बाबा की जो गहरी छाप पड़ी हुई थी वो जानता था। तो क्या यह जीवन का उद्देश्य हो सकता है? पर मैंने सत्य कहाँ पाया? मैंने तो संदेह ही संदेह पाया है। वही सही, कोई भूतपूर्व सत्य अब असंदिग्ध नहीं रहा, पर नकारात्मक सत्य के सहारे शेखर अपने भीतर कुरेद कर देखो, क्या कोई घटना राशि, कोई विश्वास
वहाँ नहीं है, केवल ऋण ही ऋण है। विश्वास दर्द से भी बड़ा होता है शायद। क्या तुम्हें भी कुछ नहीं दिखता जो तुम कर सकते हो अपने लिए नहीं, अपने से बड़ी किसी इकाई के लिए? जब अहंकार है तो मुझसे बड़ा क्या, मैं ही तो बड़ी चीज़ हूँ ना। टालो मत, तुम जानते हो कि तुम बच रहे हो, जानते हो कि अपने से बड़ी वस्तु की झांकी तुमने पाई है, सभी पाते हैं। शेखर ने एक बार फिर आकाश की ओर देखा। वातावरण वैसे ही धूल भरा था, पर आकाश का रंग कुछ और भी गहरा हो गया था। उसे याद आया कि रात किसी के यहाँ काटनी है तो अब उससे किसी को अपनी असन्नता का सूचना देना चाहिए। वो हॉस्टल की ओर चला, जहाँ कम से कम एक लड़का ऐसा था जिसके यहाँ वो जा सकता था। शेखर जब दोबारा शशि से मिला तो रामेश्वर घर नहीं था। कुछ तो इसलिए और कुछ इसलिए कि शेखर ने अपने भावी कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा भी बना ली थी। वह शशि के सामने अधिक सुस्त रूप में आ सका और बातचीत कर सका। कांग्रेस के और जेल के अनुभव, बाबा मदन सिंह के संस्मरण और कुछ सूत्र राम जी और मोहसिन की घटना भी बताई। शशि मुक्त भाव से सुनती रही, पर जब शेखर पूरी बात कह चुका और कुछ यह भाव थी कि उसमें आ चला कि वो बहुत देर तक बोलता ही रहा, तब शशि ने एकाएक ऐसा पूछा जैसे बहुत देर से वो वही प्रश्न पूछना चाह रही। और तुम? शेखर ने हचकिचा कर कहा, क्या? ये तो सब बाहर की घटना है, तुमने अपनी बात तो कुछ कही ही नहीं, मैं वो भी सुनना चाहती हूँ। और मैं, यानी शेखर सकुचा गया। शशि से कैसे उस अंतरंग जीवन की बात कही जिसमें शशि की ही देन इतनी बड़ी थी? नहीं, मैं जरूर सुनूंगी, आज चाहे ना सही, पर छोड़ूंगी तुम्हें, पर छोड़ेंगे थोड़ी। तुम बनो अपरिचित तो बनो, मैं तो नहीं बनती ना, मुझे तुमसे डर लगता है। शेखर चौका फिर लज्जित होकर सिर झुकाए सड़ा रहा। अच्छा, क्या कुछ निश्चय किया, क्या करोगे आगे? हाँ। शशि प्रतीक्षा में चुप रही, पर शेखर को ना बोलते देख उसने पूछा, क्या? शेखर को लगा कि वह कहना चाहता हो वह तभी कह सकेगा जब साथ ही उसका उपहास भी करता जाए, नहीं तो बात बड़ी बड़बोली लगेगी। हंसते हुए बोला, कुछ करूँगा जिसे क्रांति हो, सब चीज़ उलट पुलट कर रख दूँ। शशि जानबूझकर और गंभीर बनती हुई बोली, हूँ और क्या? बाबा कहते थे तोड़ना ही धर्म है, बनता तो अपने आप ही। यानी अगर मेरा एक तार टूट जाए तो तुम तोड़ डालो, डेंटिस्ट अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। विज्ञान का नियम है, प्रकृति को सोना मशहूरा अच्छा नहीं लगता। शशि ने उस आरोपित गंभीरता के साथ पूछा, यह तो हुआ उद्देश्य, इसके लिए करोगे क्या? करूँगा क्या? हथौड़ा तो पास होगा नहीं और कंकड़ मारने से दांत टूटेगा नहीं। इसे हर किसी के दांत में रस्सी बांध कर एक एक पत्थर उसके नीचे लटकाऊंगा कि दांत अपने आप खिंच जाए। और कश्मीर में मैंने एक बुढ़िया को दांत से पत्थर लटकाए बैठे देखा था, उसका दांत दुखता था। शशि थोड़ा थोड़ा झल्ला रही है देखकर कुछ और हंसकर शेखर का मतलब यह है कि मैं लिखूंगा, दांतों में पत्थर नहीं, अपनी पुस्तकों के टट्टे बात कर लटकाऊंगा। आखिर अभी तो इतनी बोझ होगी। अब जाके शशि थोड़ी सी मुस्कुराई, बोली, तुम तो साहित्यकार बनोगे। अच्छा। एकाएक उसकी आंखों में एक दीप्ति लगी। और तुम्हारा लिखना एक उद्देश्य के लिए होगा, विनाश के लिए और पुनर्निर्माण के लिए। फिर उसने कुछ शांत होकर कहा, लेकिन शेखर ऐसा लिखा हुआ सब अच्छा नहीं होता, अब सब साहित्य नहीं होता। वहाँ साहित्य का मोह करोगे कि उद्देश्य का? शेखर ने अनुभव किया कि अपनी बात के उपहास के आड़ में कहने की आवश्यकता नहीं थी। एकाएक गंभीर होकर कहने लगा, मोह तो मैं किसी का नहीं करूँगा। मोह ही तो वह दांत है जो उखाड़ना है, पर उसके लिए तो कोई तरकीब निकालनी ही होगी। मैं जो कुछ लिखता हूँ बहुत उबल कर लिखता हूँ, पर पीछे मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं है, बल्कि कभी यह भी लगता है कि उद्देश्य भी सही नहीं है, क्योंकि वो उबाल ही उबाल है और उद्देश्य के लिए तो नक्शा बनाकर संयम से चलना पड़ता है। दोनों चुप होकर एकाएक शशि ने उठकर कहा, चाय बनानी है मुझे। शेखर ने विदा ली और चला गया। शेखर ने ग्वाल मंडी के पास आकर 4 मंजिले मकान की सबसे ऊपर की मंजिल में 12 रुपये महीने भाड़े पर 1.5 कमरा ले लिया। बड़ा कमरा मकान के कहते कोने पर आधे हिस्से में सीढ़ियों के लिए जगह घिर जाने से और कोड की भुजा पूरब पश्चिम तथा इसमें शेखर ने बैठक बनाई। दूसरी भुजा उत्तर दक्षिण थी। पहले दिन तो शेखर को ये सोचकर आनंद आया कि एक कमरे से वह 2 कमरों का काम निकाल सकता है। दूसरे दिन उसे विस्मय लगा कि इतनी जगह में जो लोग गृहस्थी बाल बच्चे लेकर रहते वे कैसे रहेगा। 3 दिन बाद सोच लिया कि घर के बारे में ज़्यादा सोचना भले लोगों का काम नहीं है। नौकर है नहीं, खाना होटल से आएगा, बिल का प्रश्न उठेगा, पर वह बात का प्रश्न था, काम बहुत ना था और फुर्सत ही पर्याप्त। शेखर अपने बड़े अर्थात एकमात्र कमरे में टहल रहा था। सोच रहा था कि इसी कमरे में उसे वह साहित्य उत्पन्न करना है जो क्रांति की प्रेरणा देगा। एकाएक उसे ध्यान हुआ कि पहला अवसर है कि वह अपना अलग मकान लेकर अपने भरोसे के लिए खड़ा हुआ है, कि एक परिवार का, एक समुदाय का छोटा सा अंग ना रहकर वह परिवार का मुखिया है। मुखिया ही क्यों, समूचा परिवार, क्योंकि और आगे पीछे है ही कौन। जिस समाज को उसे बदलना है उसी की वह एक स्वतंत्र इकाई है। यह विचार कोई साधारण विचार नहीं है, पर इसमें शेखर का समूचा आग्रह समाज पर नहीं, स्वतंत्र इकाई पर है। स्वतंत्र होना इकाई होना ही है। उसे याद है कभी कहीं एक लेख उसने पढ़ा था जिसमें मकान की उपल्ली मंजिल में रहने के लाभ बताए गए थे, क्या क्या लाभ गिनाए गए थे, और भूल गया। पर अपने आप भी तो सोचा जा सकता है। स्वच्छ आयु, एकांत, नगर के कोलाहल से दूरी, समाज, जन समाज के प्रति तटस्थता का भाव, ये सभी साहित्य व साहित्य जो क्रांति की प्रेरणा। और क्रांति एक पक्षी नहीं, सर्वोत्मुखी क्रांति। जो क्रांति एक दिशा में तभी बढ़ती है जब दूसरे मार्ग बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन वह क्रांति नहीं। हम जो इतनी हलचल के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, उससे यही कारण है कि हम प्रगति को कृत्रिम प्रणालियों में बहाना चाहते हैं।
शायद इस संगठन का अनिवार्य दोष है। संगठन एक ध्येय लेकर होता है, उसका एक निश्चित कार्यक्रम होता है, फलता उसको बढ़ने के लिए दूसरी दिशाओं से हाथ खींच लेना पड़ता है। पर संगठन के बिना भी क्या होता है? होता है क्रांति का एक संगठित पक्ष। तो एक महांतर व्यक्ति पक्ष भी है। बिना संगठन के भी, बिना संगठन के व्यक्ति अकेला भी बहुमुखी वृद्धि के बीच बो सकता है। तीसरी बार जब शशि शेखर से मिला तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता का ऐसा भाव था कि उसे देखते ही शशि ने पूछा, क्या कुछ लिख डाला क्या? लिखा तो कुछ नहीं, पर सोच सोच कर कुछ समझ में आने लगा। घर में लगा तो कुछ है नहीं, सोच सोच कर नक्शे बनाता हूँ, अब लिखूंगा। रामेश्वर भी तो था। बोला, तो आप लेखक बनना चाहते हैं? कॉलेज छोड़ने का ही निश्चय कर लिया? वह तो अपने आप छूट गया। 10 महीने की अनुपस्थिति के बाद अब परीक्षा तो दे नहीं सकता, और नए सिरे से पढ़ने बैठकर 2 साल लगाने का धीरज है नहीं। फिर पढ़कर कौन नौकरी करे जो MA की डिग्री जरूरी हो? नौकरी ऐसी बुरी तो नहीं है, मेरी तरह की सरकारी नौकरी ना करिए, पर प्रोफेसरी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आदर भी होता है, काम भी कम होता है, छुट्टियाँ भी अच्छी मिलती है, फिर विद्या का साथ। आदमी पढ़ता लिखता रह सकता और अच्छे विचारों का प्रचार भी। आपके लिए तो सबसे अच्छा ही काम है। शेखर ने कहा, ये तो ठीक है, पर मेरी कुछ आदत ही बिगड़ गई है, किसी के अधीन काम करने का जी नहीं होता। तो बात दूसरी, आप आदर्शवादी हैं। शेखर नहीं जान पाया कि इसमें कितना अंश व्यंग का है। तो आजकल आप क्या करते हैं? बहुत पढ़ते होंगे। हमें तो शशि तो पढ़ती ही है, अक्सर पढ़ती ही रहती है। हंसना खेलना तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। हम तो कई काम करते करते थक जाते हैं, तफरीह जरूरी मालूम होता है। शेखर को कुछ लिखने का सब प्रयत्न व्यर्थ गए। न जाने क्यों जब भी वह लिखने बैठता है तभी उसके सब विचार कहीं उड़ जाते हैं। कभी उसे लगता है कि वह लिखने का पेशा बना रहा है, तभी उसमें चमत्कार की भावना नष्ट होती जा रही। पर अभी तो उसने कुछ लिखा ही नहीं है। लिखने से कमाने की बात दूर रही, तब पेशा कैसा? हाँ, साधन तो है, पर साधन किस चीज़ का? क्या उसका ध्येय घटिया है, दूषित है? साहित्य साहित्य के लिए स्वांतः सुखा है, पर क्या ध्येय की साधना स्वांतः सुखा नहीं है? लक्ष्य एक विशेष प्रभाव नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए केवल सौंदर्य, क्योंकि प्रभाव की खोज में सौंदर्य उज्ज्वल हो जाता है। सौंदर्य देखकर ही तो इतर वस्तुओं उसमें डालने की प्रेरणा मिलती है। लोक कल्याण की भावना से अलग सौंदर्य क्या हो सकता है? एकाएक उसे शशि का प्रश्न याद आया, साहित्य का मोह करोगे कि उद्देश्य का? मोह हुआ किसी का नहीं करेगा, क्योंकि जब तक दृष्टि उद्देश्य को विमल और निष्कंप एकाग्रता से देखती रहेगी तब तक एक निष्कलुष सौंदर्य को ही देखेगा। पर विचार से नहीं चलेगा, रचना चाहिए। दोपहर की धूप उसके कमरे के अधिकांश में भर गई थी। केवल एक कोठरी के पास का कोना उससे बचा था। धूप अभी उसके पैरों से हटी नहीं थी। और देखिए, ये चिट्ठी आपकी है। और एक लिफाफा उसे दे दिया गया। एक लड़का था। शेखर ने हाँ कहकर चिट्ठी ले ली और विस्मित होकर उसे पते की लिखावट देखने लगा। मौसी विद्यावती की चिट्ठी थी। उसने लिखा था कि शशि ने उन्हें लिखा है कि वह अलग मकान लेकर रहने लगा है और साहित्य सेवा करना चाहता है, इसलिए वे शशि की किताबों में से अच्छी अच्छी छांट कर उसे भेज दे। उन्होंने किताब एक पेटी में भरकर भेजी है, जिसकी बिल्टी चिट्ठी के साथ है, और जेल से आने की बहुत बधाई, और शगुन के 10 रुपये और थोड़ी सी मिठाई भी उन्होंने पेटी में रख दी, और आशा की है कि वह रुपये भेजने पर बुरा नहीं मानेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, और वह कभी छुट्टी पाए तो उन्हें मिलने जरूर आए। मौसी विद्यावती। बहुत देर बाद जब शेखर उठा तो धूप कभी को लुप्त हो गई। सांझ के रंगीन प्रकाश में कमरा कुछ बड़ा बड़ा लगने लगा। स्निग्ध आनंद सा अनुभव हुआ। वह चाहता तो उसी समय दौड़ा जाकर शशि को कहे कि देखो, मैंने कुछ लिखा है। ऐसा उसने सोचा, अगर वो बिना बताए मौसी को लिख सकती है तो मैं भी बिना बताए कविता और कहानी डाक से उसे भेजूंगा। यही निश्चय करके उसने हस्तलिपि कमरे की सूनी अलमारी में रख दी। तो उसे याद है कि उसकी अपनी पुस्तकें भी तो थी जो हॉस्टल में रह गई थी। वे भी हॉस्टल के कमरे के भूतपूर्व साथी से ले आएगा और वह रखेगा। अध्ययन भी जरूरी। जब खोज करके उसके साथी का कमरा पाकर वह उसे जानकर कई ऐसी पुस्तकें लोग ले गए और चित्रों की संग्रह चोरी और इत्यादि, शेखर अपनी बची कुची पुस्तकों का गट्ठर लेकर लौटा। आधी से अधिक पुस्तकें चली जाने पर भी शेषांश काफी था, और उसमें भी पाठ्य पुस्तकें उतनी नहीं थी जितनी दूसरी। अब शेखर की विशेष रुचि ग्रंथ। तब रात हो गई थी। शेखर ने उस समय उन्हें वैसे ही रख दिया। प्रातःकाल अलमारी की सफाई करके और एक तरीके से उसको लगाया। अलमारी में 5 खाने थे, ऊपर वाले में भी लगाया उसने, और शेखर ने कापी को ढेर रख दिया और दूसरी ओर मौसी की भेजी हुई मिठाई। तब अलमारी के किवाड़ बंद कर दिए। एक अलमारी पर पुस्तकों को देखकर उसे रोमांच आया। कितना सुंदर हो गया था उसका कमरा उन पुस्तकों से, जिनमें आधी उसने एक एक करके जुटाई थी और बाकी शशि ने। शेखर जानता था कि शशि ने भी अधिकांश पुस्तकें प्रतिमास मिलने वाले थोड़े से रुपए से ही कई वर्षों तक खरीद कर जुटाई थी, वैसे ही जैसे उसने अपने मासिक खर्च में से किसी तरह बचा बचा कर ये पुस्तकें खरीदी। उसे लगा कि उस अलमारी के 2 खानों में से शशि की अनुग्रह भरी सौम्य और वत्सल आंखें भी दिख रही। एकाएक कृतज्ञता से उसका मन उमड़ आया और उसका हृदय भी बचा उठा कि वो कृतज्ञता को शशि पर प्रकट भी करे। और इस समय में जाने उसने सोचा कि तीसरे पहर हो आएगा जब शशि का काम से छुट्टी होगा और रामेश्वर भी फुर्सत से होगा
और एक बात महत्व की ये भी थी कि तब तक शशि वह पत्र पा चुकी होगी जो उसने रात डाक में छोड़ा था। उसकी कहानी और कविता पढ़ चुकी होगी। रामेश्वर एक कुर्सी पर बैठा दूसरी पर टांगे फैला सिगरेट पी रहा था। शशि नीचे चटाई पर बैठी कुछ सिलाई करी थी। शेखर के आने पर उसने सिलाई घुटने पर रखकर सिर उठाकर एक स्तर और मृदु से उसे देखा, फिर गर्दन जरा सीधी करके सिलाई में लगी। रामेश्वर ने ऊंचे स्वर में कहा, आइए आप अच्छे आए, और धुएं के बादल के बीच में मुस्कुरा दिया। कहिए क्या लिखा जा रहा है आजकल? कुछ नहीं, आजकल तो कुछ लिखने का मन ही नहीं होता। शेखर ने कहते कहते शशि को देखा कि वह कुछ कहती या हंसती है। वो सिलाई कर रही है। लिखने वाले को तो यही आनंद है कि लिखा लिखा ना लिखा, महीनों ना लिखा, फिर जहाँ लिखना रोटी के लिए ज़रूरी ना हो वहाँ एक दिन ढील करे तो उतनी फाइलें लाद कर घर लानी पड़े। हमें तो रोज़ ही करना पड़ता है। अब की बार संदेह के लिए गुंजाइश नहीं था। रामेश्वर की बात का व्यंग स्पष्ट था कि निठल्ले बैठे रहने के लिए लेखक होने के लिए ज़रूरी ना हो वहाँ एक दिन ढील करे तो उतनी फाइलें लाद कर लानी ही पड़ती है। अब की बार संदेह के लिए उसको मतलब ये लगा कि हाँ, इसने अच्छे से ताना मारा है। शशि की ओर उन्मुख होकर बोला, मौसी ने मुझे पेटी भर पुस्तकें भेजी हैं। उनकी चिट्ठी भी आई थी, जेल से आने की बधाई और शगुन भेजा है। शशि थोड़ा सा मुस्कुराई। माँ की यह बात उसे अच्छी लगी। यह बात उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। रामेश्वर ने पूछा, कैसी किताबें? शशि की पुस्तकें वहाँ पड़ी थी वहीं पे। रामेश्वर ने संयस जिज्ञासा के स्वर में पूछा, तुमने लिखा था भेजने को? जी जी। अच्छा। फिर शेखर की ओर, तो आप बहुत पढ़ते हैं। हाँ, और दिन भी कैसे करता होगा, पुस्तकों में बढ़िया। आपकी बहन तो बड़ी परिष्कृत दृष्ट की है। और फिर वही अस्पष्ट की झलक, क्या इस उप के पीछे कुछ और बात है? पर बात कहीं तो बिल्कुल सहज भाव से थी। शेखर ने कहा, मेरी अपनी बहुत सी पुस्तकें पढ़ी थी, वह भी ले आया हूँ। अब फिर नियम से पढ़ने का विचार है। ज़रूर ज़रूर। नीचे किसी ने किवाड़ खटखटाया, साथ ही आवाज़ आई, डाक है साहब। शेखर सीढ़ियों के सबसे निकट था। रामेश्वर को उठने से पहले उठकर उसने डाके के हाथ से डाक पकड़ ली। एकाएक वो चौंका। 2 पत्र थे जिनमें एक उसी का भेजा हुआ था। वह क्षण भर असमंजस में पड़ गया। फिर उसने दोनों पत्र रामेश्वर को दे दिए और जल्दी से बोला, अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम है। रामेश्वर पत्र खोलने को था, रुकर बोला, इतनी जल्दी? अभी बैठिए ना, थोड़ी देर में चाय वाय पीकर। जी नहीं, फिर आऊँगा, कहकर शेखर चल पड़ा। पीछे उसने सुना, लो यह पत्र तुम्हारा है। मेरा? हाँ, किसका है? वही संयत जिज्ञासा का सर मानो जताना चाहता है कि मैं अधिकार से नहीं पूछता, यूं ही पूछता हूँ। अक्षर तो भैया के लगते हैं। शशि का हल्का सा इसमें। शेखर मन ही मन हंसता हुआ नीचे पहुंच गया। शशि देखेगी ये पत्र में है क्या तो अचंभे में आ जाएगी। घर पहुंचकर शेखर ने अपनी पुरानी कापियाँ उलट पलट कर देखनी आरंभ की। जिन दिनों मड़िका के यहाँ आता जाता था उन दिनों के लिखे हुए कागजों के पुलिंदे खोल खोल कर वह पढ़ने लगा। आज उसका जी प्रसन्न था और वह प्रसन्नता मानो उसके पुराने सोचे हुए अव्यवस्थित विचारों की एक लड़ी में पिरोता जा रहा था, जो समाज के बारे में उसके विचारों की आधारशिला थी और मांग करवा सकता था। पुस्तक का नाम भी उसने सोच लिया था, हमारा समाज, क्योंकि केवल समाज कहने से समाज की अमूर्त भावना ही सामने आएगी। नहीं, लिखना उसका पेशा नहीं, उसकी साधना है। 5-6 दिन लिखते रहने के बाद जब पुस्तक का ढांचा काफ़ी स्पष्ट हो गया और आरंभ में कुछ अंश अपने अंतिम रूप में भी आ गए, तब शेखर को एकाएक याद आया कि उस दिन तो वह शशि को अपनी कृतज्ञता जताने गया था, वह भी उसने नहीं किया। और यह भी नहीं जाना कि कविता और कहानी शशि को कैसी लगी। और असल बात तो यह थी कि वह शशि को वहाँ ला कर दिखाना चाहते थे कि उसके आड़े पीछे कमरे में पुस्तकों भरी और कापियों भरी अलमारी कैसी सुंदर और भरी भरी सी लगती है। अपनी अधूरी पुस्तक की रूपरेखा के पन्ने को लेकर शशि के घर रामेश्वर और शशि को निमंत्रण देने का निश्चय करने के बाद उसे क्षण भर हिचकिचाहट हुई कि वह रामेश्वर की क्या खातिर करेगा। फिर उसे याद आया कि मौसी के भेजे हुए शगुन के रुपए तो अभी अलमारी में ही पड़े हैं। मिठाई समाप्त है तो क्या वह एक टी सेट और अंगीठी और कोयले आदि ले आएगा जो बाद में भी काम आएंगे। रामेश्वर घर में नहीं था। शेखर के हाथ में कागज को पुलिंदा देकर शशि ने पूछा, ये क्या लाए? शेखर ने उत्साह से कहा, मेरी पुस्तक की रूपरेखा है, देखोगी? हाँ दो। पर शशि ने कविता और कहानी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या भी उसे अच्छी नहीं लगी? तो उसे ये कहना चाहिए था, चुप क्यों रही? उसे मान से कहा, क्यों दो? तुम्हें कोई दिलचस्पी भी है? क्यों, तुम्हें क्या पता है? मेरी कहानी कविता तो पढ़ी नहीं। एकाएक शशि का चेहरा गंभीर हो गया। उसने शांत स्वर में पूछा, डाक से क्यों भेजी थी? तुमने मौसी को लिखा था तो मुझे क्यों नहीं बताया था? मैंने सोचा मैं भी तुम्हें सरप्राइज। एकाएक शेखर को बोध हुआ शशि का चेहरा गंभीर नहीं अप्रतिभ है और उसका स्वर शांत नहीं मुरझाया हुआ। उसने हड़बड़ा कर पूछा, क्यों शशि, क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे क्या सरप्राइज, मुझे तो तुम स्वयं दिखला जाते। नहीं शशि, कुछ बात है, बताओ तुरंत। शेखर ने आशंकित आग्रह से कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे पीछे उन्होंने मुझे चिट्ठी किसकी है मैंने बता दिया तो अचंभे मुँह बोले, अभी तो आए थे, चिट्ठी क्यों? मैंने बताया कि कहानी और कविता भेजिए। बोले, अच्छा, तब तो हम भी पढ़े। मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया, पर उनके वे पन्ने उलटने पुलटने से मैंने जाना कि उनकी रुचि कविता कहानी में नहीं है। फिर उन्होंने कहा, भाई हम कविता अभी तक क्या जाने, या तो कलाकार लोग ही समझे, और कागज़ मुझे लौटा दिए। बहुत देर बाद फिर बोले, तो ऐसे सकपका कर भगाने की क्या ज़रूरत थी? पहले तो मैं समझा ही नहीं कि किस बारे में बात हो रही है। मुझे याद आया, मेरा कुछ उत्तर देने का मन नहीं किया। शेखर सुन बैठा रहा। काफ़ी देर बाद उसने कहा, मैं समझा दूँ उन्हें? नहीं, उससे उल्टा असर पड़ेगा, जाने दो, जो हो गई सो गई।
अब क्या लिख रहे हो? शेखर ने विषय बदलने के लिए इस प्रकट प्रयत्न को चुपचाप स्वीकार किया। बोला, पहले लिखी हुई कई चीज़ों को जोड़ तोड़कर एक निबंध बना रहा हूँ अपने समाज की आलोचना पर। वह पहले सा उत्साह उसके स्वर में नहीं था। हमारा समाज कितना लिख डाला है और शीर्षक क्या रखा है, यही तो हमारा समाज, जल्दी ही पूरा कर डालूंगा। इतने में रामेश्वर आ गया। कहिए, अब की कई दिन बाद आए हैं? हाँ, यूं ही कुछ काम करता रहा। ये क्या लाए हैं? कुछ और लिखा है? यह कविता और कहानी आपकी सुंदर थी, शशि के कहने से मैंने भी पढ़ी थी, पर अब तो बिना सिफारिश के पढ़ूंगा। आप तो बड़ा सुंदर लिखते हैं। शेखर ने मन ही मन इस व्यक्ति को सराहा जिसके मुंह से बात अपने आप ठीक निकलती आती है, चाहे उसके पीछे अनुभूति हो या ना हो। वह स्वयं कुछ भी बोल नहीं सका। लाइए ये तो देखें। शेखर का जी हुआ कि इनकार कर दे। वह अधूरी हस्तलिपि को अपने व्यक्तित्व का इतना अपना अंश लगता था कि कम से कम रामेश्वर को नहीं देना चाहता था, पर यह सोचकर उसने अपने को संभाला कि मना करने से रामेश्वर कहीं और उल्टा अर्थ न निकाल ले। जब रामेश्वर उसके पन्ने अनमनी उंगलियों से उधर इधर करने लगा और शेखर को लगने लगा कि वो अनमनी ही नहीं व्यंग भी भरी है, तो एकाएक अपने प्रति ग्लानि उसके मन में उमड़ आई। वह वहाँ से हट जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रामेश्वर के बैठने को कहने पर उसने कहा, असल में मुझे सामने बैठकर अपनी चीज़ पढ़वाते संकोच होता है, और मन ही मन सोचा कि यह पहले दिन की बात की भी अप्रत्यक्ष सफाई है। रामेश्वर ने शशि को देखते हुए कहा, वाह, संकोच कैसा? अभी तो ये छपेगी ना। फिर एकाएक, नहीं तो इसे भी डाक से भेज देते, और ठहाका मारकर हंस पड़े। पर इतनी बड़ी कॉपी डाक से भेजने पर महसूस भी तो कितना लगता। ऐसे में निमंत्रण वह कैसे दे? वह कैसी तरह उठकर नीचे उतर गया। 4-5 दिन बाद शेखर घर से नहीं निकला। कुछ लिखने की भी आप प्रवृत्ति उसकी नहीं हुई। वो अनमना से खिड़की आगे बैठा रहता, कभी सर्दी अधिक तो कभी उसको बंद करके अनमनी भाव से बैठा रहता। लगभग 1 सप्ताह बाद तीसरे पास शशि वहाँ आ पहुंची। पहले उसने डरते डरते किवाड़ खटकाया, किंतु जब शेखर को देखकर आश्वस्त हो गई कि वह भूल नहीं कर रही है, तब उसने खिलकर कहा, आखिर मिल ही गया ठिकाना। नीचे वालों में कोई तुम्हारा नाम ही नहीं जानता। शेखर ने विनोदपूर्वक कहा, ये क्यों नहीं पूछा कि घर घुसना आदमी किस कमरे में रहता है? सबको मेरे बारे में यही कौतूहल है कि कमरे में पड़ा पड़ा आखिर करता क्या हूँ। हाँ, तो बाहर क्यों नहीं निकलते? शेखर ने एक बार शशि की ओर देख भर दिया। शेखर के बिस्तर का कोना हटाकर चारपाई पर बैठती शशि बोली, तुम्हारी पुस्तक मैं ले आई हूँ। मैंने सारी पढ़ ली है जितनी तुम दे गए थे, और यही कहने आई हूँ कि इसे जल्दी पूरा कर डालो। मुझसे तो और कुछ लिखा नहीं गया। क्यों, इतने दिन क्या किया? कुछ नहीं, जी नहीं लगता। सोचता हूँ कि यह सब लिख लिख कर होगा क्या? चिंतित तीव्रता से, हाँ और क्या, लिख चुकूंगा तो छपेगा नहीं, छप जाएगा तो लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। बेवकूफ़ बनने में भी असंतोष, संतोष कैसे हो सकता है? शेखर, क्या उद्देश्य के लिए कुछ क्लेश भोगने में तृप्ति नहीं मिलती? मैं तो समझती हूँ कि बहुत बड़ी तृप्ति है, नहीं तो मैं मिलती है, पर पता नहीं क्या। कभी मुझे लगता है कि उद्देश्य के रूप में एक नाम क्रांति काफ़ी नहीं है। आदर्श वह है, पर तृप्ति आदर्श से मिलती नहीं है। सच? हाँ, मुझे तो यही लगता है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे आदर्श का कुछ प्रतीक हो जिसके लिए उद्योग करने में तुम्हें तृप्ति मिले? शेखर ने सोचते हुए कहा, हाँ हाँ। शशि ने उसकी नकल करते हुए कहा, कह दिया बच्चों की तरह, हाँ। फिर कुछ रुकर, प्रतीक कैसा? कोई वस्तु या कोई व्यक्ति? शेखर ने मानो अनसुनी कर दी। तब तक खिड़की पर कोनी टेके हुए खड़ा था, अब बाहर की ओर देखने लगा। शशि उठ खड़ी हुई जिधर देख शेखर खड़ा था। उसने दूसरी ओर मुंह फेरकर बोली, शेखर, क्या मेरे लिए लिख सकते हो? शेखर ने चौंक कर कहा, क्या? मैंने पूछा है, क्या मेरे लिए लिख सकते हो? मैंने नहीं सोचा था कि मुंह से कहना पड़ेगा, पर कहने में कोई हर्ज नहीं है। शेखर बढ़कर शशि के पास जा खड़ा हुआ। एक क्षण के विकल्प के बाद उसने कंधा पकड़ शशि को अपनी ओर घुमाया। शशि की आंखें उसकी ठोड़ी पर टिकी रही, उसने ऊपर नहीं उठी। शेखर ने कंधे से हाथ उठाया, फिर अपने स्थान पर जा खड़ा और बोला, नहीं शशि, मैं अनिष्ट हूँ। जो मेरे संपर्क में आता है खंडित ही होता है। मेरे द्वारा लिखी जाने वाली किसी चीज़ का महत्व इतना नहीं है कि। शशि ने फिर कहा, मैंने पूछा है कि मेरे लिए लिख सकते हो, और सुनो, तुम जितना अच्छा लिखोगे उतना ही बाहर से क्लेश पाओगे, पर भीतर से तुम्हें शांति मिलेगी। मैं कहूँ तो यह बड़ी बात लगेगी, पर तुम्हारा प्रतीक उस शांति का ही नहीं, उस क्लेश का भी साथी होगा। शशि ने आगे उठाकर भरपूर दृष्टि उसकी ओर देखा। आपकी बात शेखर ने आंखें नीची कर ली। व्यथा की उस अभिमान के आगे उसकी आंखें नीची टिकी रही। शशि ने कहा, अच्छा, इससे आगे जो कुछ लिखा है वो तो मुझे दिखाओ। शशि के स्वर से वातावरण बदल गया। शेखर ने कहा, लिखा कहाँ है? कुछ नोट है, वो चाहे तो देख लो। अलमारी में से कुछ कागज़ लेकर उसने शशि को दे दिए। और ये सब पुलिंदे हैं क्या? ये सब यूँ ही कॉलेज के दिनों का लिखा हुआ है। वह सभी मुझे पढ़ना है। अब तो अपना लिखा हुआ एक एक पुर्जा मुझे देना होगा, समझा? शशि शेखर के दिए हुए कागज़ पढ़ने लगी। शेखर ने पूछा, इन पुस्तकों से यह कमरा अच्छा नहीं लगता। शशि पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा दी। ये सब किताबें तुम्हारी पढ़ी हुई हैं। शशि ने बिना उठाए ही कहा, ठहरो, मुझे ये पढ़ लेने दो। शेखर फिर खिड़की पर जाकर खड़ा हुआ। बाहर देखते देखते फिर उसके मन में शशि के प्रति कृतज्ञता जागने लगी। वह बिना बुलाए उसके मन की इच्छा पूरी करने जो यहाँ चली आई। हाँ, तो इसे कब पूरा करेगी? शशि सब कागज़ पढ़ चुकी थी। देखो देखो, नहीं, पूरा करना पड़ेगा। शशि हंसने लगी और फिर गंभीर होकर बोली, तुमने उन्हें कभी यहाँ क्यों नहीं बुलाया? शेखर ने कुछ खिन्न स्वर में कहा, उस दिन बुलाने ही तो गया था। शशि ने कागज़ अलमारी में रखते हुए कहा, अच्छा, मैं जाती हूँ। अब की आओगे तो उन्हें निमंत्रित करना ही।
एकाएक अलमारी में 10 रुपये पड़े थे। करेंगे ये कैसे हैं? शगुन के, ये अभी ऐसे ही पड़े, काम नहीं आए। इनके तो यहाँ पड़े रहने ही है। शेखर हंसने लगा। खाते क्या हो? क्यों, होटल से खाना आता है? कोई मजाक है? होटल का खाना? शशि ने खोए से स्वर में कहा, फिर प्रकृति से होकर बोला, होटल का नाम भी तो सुनो जरा। शेखर ने कुछ अकड़ कर आंखें चढ़ाकर प्रत्येक अक्षर को स्वरित करते हुए कहा, चितपूर्णी देवी प्रेम शुद्ध पवित्र भोजनालय, नाम से ही पेट भर जाता है। और हंसने लगा। शशि ने कृत्रिम रूप से त्योरियां संकुचित करते हुए, मेरे सामने मत हंसो। अच्छा मैं जाती हूँ। वो सीढ़ी उतरने लगी। चलो नीचे तक पहुँचाऊँ कहकर शेखर भी पीछे पीछे चलने लगा। शशि और रामेश्वर दो एक बार शेखर के घर हुआ है। बैठक के साथ वाली कोठरी की अलमारी में एक चाय का सेट और कुछ बर्तन, छुरी, चाकू, 2 एक डब्बे, एक बोतल मधु, बिस्कुट, यही सब। शेखर ने विशेष कुछ लिखा नहीं। उसके अलमारी में कागज बड़े तो केवल 1 चिट्ठियाँ, 2 एक मौसी का, एक गौरा का, एक पिता की, यही सब थी। और साथ ही ये सूचना थी कि उसकी माता बहुत बीमार है, उसे उनसे मिलने तत्काल आना चाहिए। एक छोटे भाई रविदत्त की, जो उस वर्ष बीए की परीक्षा दे रहा था। एक मद्रास से सदाशिव की, जिसने लिखा था कि अगले वर्ष वो डॉक्टर हो जाएगा। और पूछा था शेखर कहाँ है, क्या कर रहा है। शेखर के जेल जाने की बात का उसे पता लग चुका था। शेखर को उस घर में आए 1 महीना हो चला था। एकाएक उसे याद आया कि अगले महीने किराया देना होगा और होटल का बिल भी चुकाना होगा। और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। किराया तो कुछ देर बाद भी दिया जा सकता है, क्योंकि हर महीने पेशगी देना कोई ज़रूरी थोड़ी ही है, पर होटल का कुछ देना ही पड़ेगा। उसे थोड़ी सी चिंता हुई। फिर उसने सोचा, पुस्तक तो लगभग तैयार है, किसी प्रकाशक से उसका कुछ ना कुछ मिल ही सकता है, ना सही अधिक तत्काल का, थोड़ा बहुत ही कुछ महीना, तो 1 साल का खर्च तो पुस्तक निकाल ही देगी। हमारा समाज बिकाऊ है, 300 रुपये में हमारा समाज बिकाऊ है, कोई ग्राहक है। शेखर मन ही मन हंसा। कौड़ी मोह का नहीं, हमारे समाज का है। शेखर ने शहर के 2-3 मुख्य प्रकाशकों के यहाँ पूछताछ करने की सोची। 4 दिन लगातार बैठकर उसने पुस्तक की प्रतिलिपि तैयार की और उसे बड़े रुमाल से लपेटकर वाड़ी निकेतन के मैनेजर से मिलने जा पहुंचा। मैनेजर से अपना अभिप्राय कहकर जब उसने हस्तलिपि उनके आगे रखी, तो उन्होंने लिपि के बजाय शेखर को ही बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखा। थोड़ी देर बाद बोले, साहब हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठित लेखकों की ही चीज़ें छपती है, आप जानते हैं हम यहाँ के प्रमुख प्रकाशक हैं, हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। बिल्कुल नए अनजान लेखक का प्रकाशन हम कैसे जिम्मे ले सकते हैं। शेखर ने आग्रह करते हुए कहा, पर आपको चीज़ की भी तो परख करनी चाहिए, क्या प्रतिष्ठा ही उसकी कसौटी है? बड़े बड़े लेखक भी तो पहले अनजान ही थे। जी हाँ, पर अब उनकी पुस्तकें हमारे यहाँ से नहीं छपती थी। हमने तो उन्हें तब जाना जब उनकी रचनाओं का महत्व स्वीकार होने लगा, पर यह तो दूसरे पत्तल से ग्रास छीना हुआ। फिर वैसे ही समझ लिए, पर बुद्धिमानी इसी का नाम है कि दूसरों की भूलों से अनुभव प्राप्त करें। हम असफल होने या सकने वालों की चीज़ छापते ही नहीं है। सरस्वती कुंज के मैनेजर ने शेखर को अपनी साहित्यिक सलाहकार के पास भेज दिया। जब शहर की एक गली में उनके घर का पता लगाकर शेखर वहां पहुंचा, तो उन्होंने शीर्षक देकर पूछा, क्या उपन्यास है? जी नहीं, विवेचनात्मक निबंध है। मैंने समाज की वर्तमान अवस्था का चित्रण करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि, तो आपने कुछ सिद्ध करने का प्रयास किया है, पर साहब पहले तो निबंध कोई पढ़ता नहीं, दूसरा ऐसा निबंध जिसमें तर्क ही तर्क। आप साहित्यिक निबंध क्यों नहीं लिखते? कैसा? सैकड़ों विषय हैं, मसलन छायावादी काव्य में नारी की कल्पना, या स्त्री कवियों का नारी रूप वर्ण, या संस्कृत और हिंदी काव्य में नायिका वेद। ये विषय तो आधुनिक भी रहेगा, आजकल तो तुलनात्मक अध्ययन का जमाना है। शेखर ने पूछा, ऐसे निबंध कोई पढ़ता है? वैसे तो नहीं पढ़ता, पर ऐसे साहित्यिक निबंध पाठ्यपुस्तकों में रखे जाते हैं, तब किताब निकल भी जाती है। शेखर चुपचाप क्षण पर खड़ा है। सलाहकार फिर बोले, आपको शायद मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी, मैं तो आप ही के हित के लिए कहता हूँ। शेखर ने अनमने भाव से उत्तर दिया, नहीं, आपकी सलाह के लिए आभारी हूँ, पर मुझे तो दिलचस्पी समाज और सामाजिक समस्याओं में है। अच्छा, तो वैसे विषय चुन लीजिए, रहस्यवादी काव्य का प्रियतम पुरुष होता था या स्त्री? इधर एक मत चल रहा है कि रहस्यवादी कवियों का प्रेम निवेदन किसी शरीरी व्यक्ति के प्रति होता था। फारसी कविता के बारे में तो ये बात मानी ही है कि उसका साकी या मासूक काल्पनिक नहीं होता था, पर नया मत है। इस अध्ययन में आपको मध्ययुगीन समाज के भी अध्ययन के अवसर मिलेगा। मेरी समझ में तो ये बड़े मौके का विषय है। शेखर चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, तो इस पुस्तक को आप प्रकाशन के लायक नहीं समझते? नहीं नहीं, ये मैं कब कहता हूँ, प्रकाशन के लायक तो सब कुछ है, पर प्रकाशित होता है वही जो खप सके, नहीं तो जोखिम कौन उठाए। पर मैंने तो सरस्वती कुंज वालों को सदा यही राय दी कि नए प्रतिभावान लेखकों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए, चाहे उसमें थोड़ा सा जोखिम भी हो कि नहीं, साहित्य बनेगा कैसे? शेखर के मन में आशा का संचार हुआ। बोला, तो आप इसे पढ़कर देखेंगे? मैं चाहता हूँ कि ज़रा जल्दी ही आप मैनेजर से मिलिए। मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि वे आपके खर्च पर पुस्तक छाप दें, और जहाँ तक हो सके जल्दी ही। नए लेखक को मौका मिलना चाहिए, प्रकाशक का ये कर्तव्य है। शेखर फिर हताश हो गया। उसने धीरे धीरे बस्ता लपेटा और नमस्कार करके चल पड़ा। शेखर ने दूसरी कोठी के प्रकाशकों के यहाँ भी चक्कर लगा डाला, पर उसने एक विक्रेता के यहाँ से प्रकाशकों की सूची ले ली और जितने बच रहे थे उन सबको एक सिरे से देखना शुरू किया। 1 सप्ताह हो गया। अंत में युगांतर साहित्य मंदिर के संचालक ने उनकी पुस्तक इस शर्त पर छापना स्वीकार किया कि छपाई और कागज के दाम शेखर के जिम्मे रहेगा, पर उसे नगद कुछ नहीं देना पड़ेगा।
प्रकाशक पुस्तक छपकर और बेचकर पहले लागत वसूल कर लेगा, उसके बाद जो बिक्री होगी उसमें चौथा अंश शेखर का होगा। 10 दिन भटकने के बाद शेखर में इतना धीरज नहीं रहा था कि बैठकर हिसाब लगाए कि उसमें उसे मिला क्या और कब तक। उसने यही बड़ी कृपा समझी कि प्रकाशक उससे कुछ मांग नहीं रहा है। वो भी ये भूल गया कि वह पुस्तक बेचने इसलिए निकला था कि उसे बिल चुकाना होगा, जिसकी तकाजा शुरू भी हो गई थी। उस दिन शेखर बस्ता लेकर नहीं निकला था। उसे आशा ही नहीं थी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अतः संचालक से तीसरे दिन आने का वायदा करके 2 दिन का अवकाश उसने केवल इसलिए ले रखा था कि प्रकाशक ये न समझे कि वह बिल्कुल उतावला है। वो घर लौट आया। अगर वह क्लांत शरीर उदास मन के लिए बिस्तर पर लेट गया। छीड़ सा विचार उसके मन में आया कि जाकर शशि को ये सूचना दे आवे, पर उत्साह नहीं। पर अभी खबर भी क्या। निमेष नेत्रों से वह छत की ओर देख रहा था कि एकाएक उसे लगा कि छत इतने दिनों से वैसी की वैसी ऊब गई है। उसने मुंह खिड़की की ओर फैले। न जाने पुस्तक कब जगेगी, कब उसका स्वागत होगा, क्या होगा। जब वह जागा तब घोर अंधकार था। रात आधी जा चुकी थी और ग्वाल मंडी की चौक पर भी सन्नाटा था। शेखर का शरीर दिसंबर के जाड़े छूट रहा था। भूख भी उसे लगी थी। इस महीने के आरंभ से ही उसने होटल से एक ही समय भोजन मंगवाने का तय कर लिया था। एक दिन दाल चावल रोटी आया ही था। क्या इस समय वह खाना बनाए? इतनी भूख तो उसे नहीं है। नहीं, भूख तो है, पर भूख को इतना महत्व देना उसको ठीक नहीं लगा। एकाएक उस अपने सब प्रयासों की विफलता का भाव, जिसे उसने शशि की बात के बाद दबा दिया था। जीवन की इस बुधवारती दलबल में हाथ पैर पटकने का लाभ क्या, उसमें धंसना। वैसे भी पुस्तक लिखूंगा, पुस्तक हूँ। शेखर और भी तेज चलने लगा। क्या इस होने और बीत जाने के घातक अनुक्रम से कोई छुटकारा नहीं? उसने मानसिक उद्वेग के गर्त में से बुलबुले की तरह उठकर एक विचार ऊपर आया। उसने अभी तक कोई ऐसी गहरी अनुभूति नहीं जानी है जिसके प्रति वह अपने को पूर्णतः उत्सर्ग कर दे। एक क्षण भी ऐसा नहीं आया जबकि शेखर के मन से यह बिल्कुल मिट गया हो कि वह शेखर है। क्या इसमें समय का दोष है? उसका दोष कुछ नहीं। क्या उसी ने नहीं सूम की तरह अपने को सहज सहज कर रखा है, जबकि बात करने का वह सारे संसार को उलट पलट देने का स्वप्न भी देखता है। उसने स्वयं जीने से इनकार किया। उससे तो मणिका की जीवन की परिपाटी कहीं अच्छी थी। उसमें थी वह साहसिकता जीवन को मिट्टी की तरफ फेंक सकती। मेरे जीवन की मोमबत्ती दोनों ओर से जल रही, वह रात भर नहीं जलेगी, पर मेरे बंधुओं, मेरे शत्रुओं, उसकी दीप्ति कितनी सुंदर है और उसमें भी यह सामर्थ्य है कि ये दीप्ति नभ को आलोकित करे। मणिका ने मार्ग ठीक नहीं चुना है, पर असल चीज तो उसमें ही थी, जीवन की आग, जिसे देवता मानव से छिपा छिपा कर रखते हैं। उसमें एक और वाक्य याद आया जो मणिका की दी हुई एक पुस्तक में उसने पढ़ा था। संयम क्या है, तीव्र वासना की यह क्षमता। फिर उसे याद आई एक पठान की कहानी जो उसने न जाने कहाँ सुनी थी। शायद जेल में एक पठान को कोई मौलवी समझा रहा था कि आदमी को अफीक संयमी होना चाहिए, पर शब्द पठान की समझ में नहीं आता था। मौलवी समझाने लगा कि संयमी वो होता है जो नजर नीचे रखता और औरतों के पीछे पीछे नहीं जाता। स्त्री को एक पठान ने टोकर कहा, ओ समाज गया हमारा जवान में उसको घोषणा बोलता है। शेखर रुक गया। उसे लगा कि उसके विचार जिस धारा में बह जा रहे उसमें कोई दोष अवश्य है। जैसे सब विचारों में सच्चाई का कुछ अंश है, किंतु पूरा सच नहीं, कदापि भी नहीं, क्योंकि उनकी परिस्थिति में उसे जीने की इतनी सुविधाएं कब दी गई। तब क्या इतनी ही बात कि वह भूखा है? क्या सारा विद्रोह अतिरिक्त वासना का घटा टोप है? क्या वह वासना बढ़ती ही जाएगी? तब तो सब हिस्टीरिया है। उसने अनुभव किया कि उसकी प्राण शक्ति अंतर्मुखी हो रही है और क्रमशः उसी को भस्म कर जाएगी, और गहरे आंदोलन ने फिर बहिर्मुखी कर दिया। शेखर बिस्तर पर बैठ गया। उसने कमल ओढ़ लिया। स्पष्ट रूप से उसने चाहा कि वह निरा लिखना कुछ और भी काम करे। दिन के प्रकाश के साथ तार आया कि शेखर की माँ का देहांत हो गया। शेखर एक अजीब सी शीतलता का अनुभव करता हुआ उठा। तार पढ़ने के बाद भी जैसे वह दूर नहीं हुई। उसके कुछ समझ में नहीं आया कि उसने अभी क्या पढ़ा। तार रखकर ब्रुश तौलिया और नल पर गए। इसके बाद एक तार के 4 शब्दों का आसे बिजली की तरह उसके मन में कौदा माप नहीं है। उसके मन में एक विचित्र प्रकार की वेदना उठी जो दुख से भिन्न थी। दुख का अनुभव उसे नहीं हुआ। उसे अपने आप पर थोड़ी सी ग्लानि भी इस कारण हुई कि वह चाहता था कि वह एक बार रो दे, सीधे साधे मातृहीन मानव की तरह सरल भाव से रो दे, पर उसकी आंखें मानो और भी सूख रही थी। वो शून्य भाव से कागज की ओर देखता हुआ बहुत देर तक बैठा रहा। धीरे धीरे अपने बाल्यकाल की बहुत सी स्मृतियों को ध्यान किया। देर बाद उसने जाना कि ये चित्र घूम घूम कर फिर एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रहे हैं। शेखर भोजन करा और साथ कि कमरे से माँ का स्वर कहता है, मुझे तो इसका भी विश्वास नहीं है, किंतु चित्त के साथ भी उसे स्नेह रोष का कोई अवशेष नहीं रह गया था। उसके प्रति कोई बुरी भावना भी रखना पाप उसकी माँ के चेहरे की कल्पना का उद्योग किया और वह सफल भी नहीं हुआ। और माताओं के अपने अपने चेहरे होते हैं। मातृत्व का अपना एक विशेष चेहरा होता है या होना चाहिए, किंतु शेखर रो क्यों नहीं सकता? अपने से यह प्रश्न पूछते उसका मन फिर शून्य सा हो गया। अचानक उसे शांति की याद आई। उस मुद्रा में जिसमें वह रोजेटी की चित्र सी लगती थी, मृत्यु का विराटत्व। क्या मृत्यु विराट ही होता है? और अब माँ भी नहीं है। उसे वह कविता भी याद आई जो शांति ने उससे सुनी थी, पर उसमें इस समय कोई विशेष सार्थकता उसे नहीं दिखी। अपराह्न में न जाने क्यों शेखर उठकर रवि तट की ओर चला। उसने शमशान कभी नहीं देखा था और उसे ध्यान हुआ कि मृत्यु की यथार्थता शायद एक देह का अंतिम संस्कार देखे बिना समझ में नहीं आता। शमशान में 2-3 चिताएं जल रही थी और जलते समय
हो गया था। चिता के भीतर का देह आकार नहीं पहचाना जा सकता था, किंतु विराट तत्व शेखर को लगा यह दृश्य लगभग उपहासास्पद है। कैसा बेहुदा अंत होता है। उसका विश्वास था कि आग किसी भी चीज़ को एक शालीनता और भव्यता देती है, पर यहाँ तो वह भी नहीं था। पर लौटते समय उसे शाम हो गई। आकर उसने देखा लालटेन में तेल नहीं, ऐसे ही मौके के लिए 2-4 मोमबत्तियाँ ला रखी थी। एकाएक मोमबत्ती की लौ बुझ-सी चली और तिड़-तिड़ के स्वर के साथ सब दीप्त हो उठे। एकाएक जीवन निरीह अस्तित्व के रूप में उसके सामने आया। अस्तित्व जो निरीह एक घटना है। सवेरे के तार का आशय फिर उसके सामने दौड़ गया। माँ अब नहीं। शेखर उठकर आले के नीचे घुटने टेक कर मानव प्रार्थना की मुद्रा में बैठ गया। जब उसके पीछे एकाएक शशि का पीढ़ी स्वर बोला, शेखर। तब अभी उसका रोना बंद नहीं हुआ। चौंकर उसने सिर उठाया। शशि ने धीरे से कहा, तो तुम्हें सूचना मिल गई? उसने सिर हिला दिया, फिर उंगली से आंसू झटक डाले और उठकर खड़ा हुआ। शशि के पास आकर उसने कंधों पर हाथ रखे और कोमल दबाव से उसे नीचे दबाते हुए चारपाई पर बैठा दिया। फिर भी वह हटी नहीं और एक हाथ से बहुत हल्के और सांत्वना भरे स्पर्श से उसका कंधा सहलाती है। शेखर को लगा ऐसे तो उसकी रोने की शर्म गल जाएगी और फिर रो उठेगा। बोला, मैं कुछ देर अकेला रहूंगा। नहीं, तुम बैठो, मैं अभी आया। लगभग 1 घंटे बाद शशि चारपाई की कोने पर चिंतित बैठी। शेखर के आ जाने पर उसने कहा, अब मैं लौटूं? देर हो गई, मुझे भी शाम की खबर मिली है, तभी तुम्हें देखने चली आई। धीरे से सहना भैया, कल फिर आऊंगी। शशि चली तो गई। शेखर कुछ क्षण सीढ़ी की ओर देखता रहा, फिर उसने देखा कि छोटी कोठरी में प्रकाश है। वो देखने गया। एक मोमबत्ती बड़े कमरे से उठाकर उधर लाई गई है। अचंभे में शेखर ने एक ढकी हुई थाल रखी थी। शेखर की मस्ती में शशि बेसन के पराठे बनाकर साथ में थोड़ा सा अचार और मधु भी रख गया था। शेखर की इच्छा कुछ खाने को हुई, पर यह थाली देखकर उसे लगा कि निर्णय के बारे में स्वतंत्र नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।